Hello friends, how are you? Welcome to Unacademy, India's largest online learning platform. यहाँ पर आप एक्सेस कर सकते हो अनलिमिटेड लाइव एंड द रिकॉर्डेड कोर्सेज फ्रॉम द इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स. सो फ्रेंड्स, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई विद Unacademy. सो फ्रेंड्स, अभी आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मेरे बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन. मेरा नाम अमित मोदी है. मैंने बीटेक किया है केमिकल इंजीनियरिंग में और मैंने उसके बाद सिविल सर्विस का एग्जाम दिया है 4 टाइम्स. उसके बाद मैं 2 टाइम्स इंटरव्यू फेस कर चुका हूँ उन 4 अटेम्प्ट्स में से. एंड फ्रॉम 2008 आई एम टीचिंग इन द फील्ड ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन. ये मेरा टेलीग्राम का डिस्कशन ग्रुप लिंक है और ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है, तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हो. आज हम लोग शुरू करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी. यस, द इंडियन पॉलिटी, दैट इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द बुक लक्ष्मीकांत. हम हमारे इस पूरे सेशन में हम कवर करेंगे हमारा इंडियन पॉलिटी का सेक्शन बाय द बुक एम लक्ष्मीकांत. यस, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड हम लोग कंप्लीट करेंगे हमारा ये सेक्शन. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आज हमारा पहला रिचुअल है, पहला सेशन है. इसमें हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो हिस्ट्री है वो शुरू हुआ. नाउ फ्रेंड्स, उससे पहले थोड़ा सा एक नए यूट्यूब चैनल के बारे में. एक नया यूट्यूब का चैनल है जो लॉन्च किया है फॉर द करंट अफेयर्स, दैट इज लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई करंट अफेयर्स. ये जो चैनल है, दिस इज एन एक्सक्लूसिव चैनल फॉर करंट अफेयर्स. यस फ्रेंड्स, एक्सक्लूसिव चैनल है भैया. देखो, जब कभी भी हम यूपीएससी का प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो हमारे को एक ही चीज मिलता है सुनने को कि भैया करंट अफेयर्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स, प्रीलिम्स पूरा करंट अफेयर्स बेस्ड है. लेकिन हमको ये कोई नहीं बताता कि हम इसे तैयार कैसे करें, हम इसे पढ़े कैसे, कहाँ से स्टार्ट करें. तो हम आप सभी लोगों के लिए ये एक सोल्यूशन लेकर के आए हैं विद आवर दिस न्यू सेशन. सो फ्रेंड्स, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई करंट अफेयर्स with Unacademy, top educators, quality contents and the great learning experience. अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल. सो फ्रेंड्स, लेट्स आगे देखते हैं, थोड़ा सा अनअकैडमी के बारे में और जानते हैं. यहाँ पर हमको मिलती है डेली लाइव क्लासेस, जहाँ पर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो लाइव क्लासेस में, अपने एजुकेटर के साथ एंगेज हो सकते हो इन द चैट एंड द डिस्कशंस. जितने भी कोर्सेज होते हैं वो सारे के सारे बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक होते हैं, यानी कि स्ट्रक्चर्ड मैनर में. यस दोस्तों, स्ट्रक्चर्ड मैनर में. और ये जितने भी कोर्सेज हैं उन सब का आप लाइव एक्सेस, हमेशा अनलिमिटेड एक्सेस देख सकते हो. यस, आपने आज जैसे सेशन देखा, उसके बाद आपको कल लगा कि भाई मेरे को रिवीजन भी करना है, तो उसके बाद आप उस सेशन को भी देख सकते हो बार बार, एन नंबर ऑफ टाइम्स, बिना किसी बाउंडेशन के. जितने भी चाहे आप टेस्ट दे सकते हो, लाइव टेस्ट भी दे सकते हो और बार बार उन टेस्ट को रिपीट भी कर सकते हो. ये जितने भी कोर्सेज हैं, सुदर्शन गुर्जर, मृणाल पटेल, प्रकाश कुमार, मुदित गुप्ता, रोमन सैनी, आयुष सांगी एंड माई सेल्फ ऑल्सो अलॉन्ग विद तरन गोयल, सौरभ पांडे, सिद्धार्थ अरोड़ा, ये जब आप देख रहे हो, ये जितने भी टॉप एजुकेटर्स हैं, ये सब आपके लिए कोर्सेज लेकर के आते हैं, बनाते हैं इन द फील्ड ऑफ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोसाइटी, सोशल इश्यूज, इवन प्रैक्टिस एंड स्ट्रेटेजी के ऊपर भी कि भैया किस तरीके से हमको प्रैक्टिस करना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए हमारी प्रिपरेशन के लिए, आंसर राइटिंग कोर्सेज मेंस के लिए एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन कोर्सेज. ठीक है, इंटरव्यू प्रिपरेशन कोर्सेज. वेल, हमको इस सब के लिए सब्सक्राइब करना रहेगा, सब्सक्रिप्शन लेना रहेगा. 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन 44,000 के लिए, ये 3,667 रुपीज का कोर्स है. आप जो है ये कोड से अमित मोदी, ये कोड यूज करके जो है डिस्काउंट पा सकते हैं 39,600. वेल, यूपीएससी सीएससी का एक और कोर्स है, दैट इज द 24 मंथ्स कोर्स. इसका कोर्स फीस है 64,000. आप जैसे ये कोड अप्लाई करोगे आपको डिस्काउंट मिलेगा और कोर्स फीस रहेगी 57,600. यस भैया, ये देखो 24 मंथ्स के लिए, यानी कि पूरे 2 साल के लिए. ये वाला कोर्स जो है मैं प्रेफर करूंगा उन बच्चों के लिए जो 2021 या फिर 2022 टारगेट करके चल रहे हैं. यस, एक बार में हमने अच्छे से पूरा कोर्स पढ़ा, फिर सेकंड टाइम में अच्छे से रिवाइज कर लिया, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हम हमारे इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं. सो अनअकैडमी का एक और नया सब्सक्रिप्शन, दैट इज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन यूपीएससी सीएसई कोर्स के लिए.
वेल ये एक मेंटरशिप प्रोग्राम है, पर्सनल कोच रहेगा आपको यहाँ पर यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन के लिए, एंड दिस कोच विल स्टीयर योर वर्क यस इन द राइट डायरेक्शन, जिससे आप बेनिफिट ले सको। बिल्कुल वो आपको गाइड करेगा, आपको ये करेगा कि भैया हमारे पास मन में सबसे बड़ा डिलेमा होता है कि हम स्टार्ट कैसे करें, हाउ टू स्टार्ट द प्रिपरेशन, यस द गाइड विल बी देयर ये बताने के लिए। जैसा हम लोग ऑफलाइन कोचिंग्स में जा करके देखते हैं, है ना, यस हम लोग ऑफलाइन कोचिंग को इसीलिए प्रेफर करते हैं कि वहां पर एक गाइड होता है, एक मेंटर होता है हमारा। हम यहाँ पर वही चीज घर बैठे आपको प्रोवाइड कराएंगे, यस मेंटोर, आपका मेंटोर, आप अपने घर बैठे ही प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, ये चीज जो कोचेस हैं सब यूपीएससी प्रिपरेशन के एक्सपर्टीज हैं और सब गुड रैंकर्स भी रह चुके हैं। ये चीजें देखिए, मोस्ट पॉपुलर जो कोर्स है 57,600 फॉर 1 ईयर। भैया हम ऑफलाइन कोचिंग्स में इन्हीं सब चीजों के लिए लगभग 1.5 लाख रुपीस पे करते हैं फॉर अ ईयर, और ये चीज हमको 57,600 में मिल रही है। पर भैया ये कोड अप्लाई करना मत भूलिएगा, जैसे आप ये कोड अप्लाई करोगे आपको ये डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, 2 ईयर प्रोग्राम, यस 24 मंथ्स के लिए 89,100 आपका जो कोर्स रहेगा, दैट विल बी फॉर द 2 ईयर। अब इसमें हमको मिलेगा एक पर्सनल कोच, डेली क्वेश्चन आंसर्स, प्रैक्टिसेस, स्टडी प्लानर, पर्सनलाइज्ड फीडबैक, ये सारी चीजें हमको यहाँ पर मिलेंगी। सो फ्रेंड्स, लेट्स क्रैक इट, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई विथ अन अकेडमी। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन, लेकिन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा देखते हैं चैट बॉक्स में कि भैया क्या क्या बच्चों ने कमेंट लिखे हैं अभी तक। हेलो हेलो ब्रेव ब्यूटी, हेलो गोलू सिंह, कुमार पटेल, हेलो बेटा गोलू सिंह, गुड इवनिंग बेटा, वेलकम टू द क्लास, खुशी इंटरैक्ट्स, जेपी, गुड इवनिंग जेपी, हेलो स्मृति, शिवम, हेलो शिवम, गुड इवनिंग, स्टडी अड्डा, गुड इवनिंग, स्मृति, स्वास्तिका, स्वागतिका, गुड हेलो, गुड गुड आफ्टरनून, एंड पढ़ेगा इंडिया, बिल्कुल हेलो सर। बेटा आज अपन पढ़ने वाले हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ज्ञान दुबे, हेलो हेलो एवरीवन, एवरीवन हेलो हेलो हेलो, विलक्षा, निधि कश्यप, सुमन शॉ, चिन्मय मिश्रा, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लास। यस सेजल, हम लोग हमारे इस सेशन में पूरा लक्ष्मीकांत को कवर करेंगे। बिल्कुल 31 अगस्त तक ये पूरा सेशन चलने वाला है, मंडे टू वेडनेसडे जो क्लास रहेगी, सॉरी संडे टू वेडनेसडे, तो ये थर्सडे फ्राइडे सैटरडे क्रैश कोर्स की क्लास है, राइज 2.0। ओके सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ये देखो, स्टार्ट करने से पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। इट इज अ सेट ऑफ, यस व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, इट इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। क्या है भैया, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस टू गवर्न द कंट्री। ठीक है, इसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। रिटन भी हो सकता है और अनरिटन भी हो सकता है। ठीक है, ये चीज है। इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है कि जब ब्रिटिशर्स आए तभी से कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत हुई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके पहले भी हमारे पास लॉ था, लेकिन जो सिस्टम, जो मॉडर्न सिस्टम जो आज हम लोग देखते हैं, इसकी शुरुआत ब्रिटिशर्स ने करी। यस, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया में आई, और हम इसी चीज से रिलेटेड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो पहला चैप्टर है हमारा एम लक्ष्मीकांत बुक में, ठीक है, तो ये हम लोग आज पढ़ने वाले हैं ना। नाउ लर्नर्स, अभी का तो ठीक है, चलो इस चैप्टर के लिए कोई जरूरत नहीं है। 2 लेक्चर के बाद, यानी कि लगभग लगभग मंडे से या ट्यूसडे से, मैं आप लोगों को एक ये चीज सजेस्ट करूंगा कि जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, तो आप अपने साथ अपना लक्ष्मीकांत का बुक भी रखिएगा। ठीक है, ये चीज, तो उससे क्या होगा, उससे आपको आसानी होगी, आप बुक भी पढ़ते जाइएगा और ये सेशन को सुनते भी जाइएगा, तो जिससे जब दोबारा आप रीड करोगे तो नोट्स बनाने में और फैक्ट्स को याद रखने में आपको दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, ये चीज अभी का कोई दिक्कत नहीं है। पहले 2 लेक्चर्स लाइक द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, दैट इज सफिशिएंट। ठीक है, हम अभी इसको खाली देख सकते हैं, सुन सकते हैं, और उसके बाद में जो है हम इसको डिटेन भी रख सकते हैं। अभी बुक का अगर नहीं भी है तो भी चलेगा, अगर है तो प्लीज उसे ओपन कर लीजिए। तो वेल, हम लोग ये देखते हैं भैया हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में सबसे पहले द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, दिस वाज फाउंडेड इन 1600 एडी। बिल्कुल 1600 एडी में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है विद चार्टर ऑफ ट्रेड। बिल्कुल, चार्टर, चार्टर का मतलब होता है परमिशन। ठीक है, परमिशन दैट वाज ग्रांटेड बाय द क्वीन ऑफ इंग्लैंड एलिजाबेथ वन। बिल्कुल 90% और 10%, 90% शेयर जो थे
वो ट्रेडर्स के थे, और 10% की जो शेयर थे, पार्टनरशिप थी, दैट वाज ऑफ द क्वीन ऑफ इंग्लैंड। और यहाँ पर इनको एक रॉयल चार्टर प्रोवाइड किया गया टू द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो किया गया कि भैया वो ट्रेड कर सके ईस्ट से। अब ईस्ट क्या है भैया, व्हाट इज द ईस्ट? देखो, हमने ज्योग्राफी में पढ़ा है ग्रीनविच मेरिडियन, 0 डिग्री, ठीक है, ये चीज। और ये कहाँ से पास हो रही है? लंदन से। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की है? ब्रिटेन की, यानी कि लंदन की। तो भैया ये जो लंदन है, इससे ईस्टवर्ड जो भी वर्ल्ड सिचुएटेड है, उससे ट्रेड करने का परमिशन, बिल्कुल, ट्रेड विद ईस्ट इंडीज। और यहाँ पर जो है उसको अपन वेस्टर्न वर्ल्ड बोलते हैं, दैट इज द वेस्ट इंडीज, ठीक है, ये चीज। अब क्या हुआ, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई बिल्कुल 1600 में। 1600 से लेके 1757 तक वो एक ट्रेडिंग कंपनी थी। लेकिन जैसे ही मुगल एम्पायर डिसइंटीग्रेट होना शुरू हुआ, छोटे छोटे स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज में, ठीक है, छोटे छोटे स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज में जो भी चीजें जो भी सॉरी स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज में जो इंडियन नेशन था, वो ब्रेकआउट होना शुरू हुआ। तो यहाँ पर एडवांटेज उठाया इंग्लिश कंपनी ने एंड गेन द पॉलिटिकल पावर। We all know that 1757 का बैटल ऑफ प्लासी, 1764 का बैटल ऑफ बक्सर, बंगाल में ही दोनों बैटल हुए। और यहाँ पर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, वो इंडिया का एक वर्चुअल पॉलिटिकल पावर बन गया। 1764 में वो रियल पॉलिटिकल पावर बन गया। ओके, ये चीज ना। 1765 से कंपनी ने एक्वायर करना शुरू किया दीवानी राइट्स, बिल्कुल, 1765 दीवानी राइट एक्वायर करना शुरू किया यहाँ पर, ठीक है, एक्वायर करना शुरू किया, ठीक है। दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार, उड़ीसा। क्या है भैया दीवानी राइट्स? राइट्स टू कलेक्ट राइट्स टू कलेक्ट रेवेन्यू राइट्स टू कलेक्ट रेवेन्यू, ठीक है। ये स्टार्ट किया यहाँ पर बाय द इंग्लिश कंपनी, बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा, ठीक है। और 1765 में ही राइट्स टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, ये चीजें जो है हमको मिली कहाँ से? नवाब से। तो इसको हम लोग बोलते हैं निजामत फंक्शन। तो एक तरीके से देखा जाए तो डुअल गवर्नमेंट का जो सिस्टम है, वो स्टैब्लिश किया किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने। ये 1765 में दो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट स्टैब्लिश किए गए। क्यों आया भैया 1858 में? फिर उसके बाद सिपाही म्यूटनी हुई और फिर ब्रिटिश एज्यूम द डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो चली 1947 तक, ठीक है ना। इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुई ऑन 26 जनवरी 1950। हमने हमारा एक नया कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया, हमारे एक नए कॉन्स्टिट्यूशन को हमने यहाँ पर अडॉप्ट किया, बिल्कुल, ठीक है ना। जैसे ही हमारा इंडिपेंडेंस हुआ, विद इंडिपेंडेंस, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का नीड आया। सर्टेन इवेंट्स थे, ठीक है, विच वर लेड डाउन द लीगल फ्रेमवर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, ये चीज ना। अब भैया हम हिस्ट्री की हम बात करें तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका जो डेवलपमेंट है, हिस्टोरिकल जो डेवलपमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ब्रेक किया गया है दो पार्ट में। पहला पार्ट है कंपनी के रूल में। हमने क्या देखा, 1857 तक कंपनी का रूल है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल है, और उसके बाद में ब्रिटिश क्राउन का रूल है। तो इन दो पार्ट में हमारे पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो डेवलपमेंट है, वो डिवाइड किया गया ना। देखो यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर एज सच इस पूरे सेशन में मैंने एज सच पूरी लक्ष्मीकांत को फॉलो नहीं किया है। कुछ कुछ एक्स्ट्रा इनपुट्स भी मैंने अपनी तरफ से इसमें डाले हैं, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट। हालांकि उठाया सब कुछ वहीं से है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा चीजें और मैंने इसमें इनपुट्स दिए हैं, ठीक है। तो ये चीज, तो इसीलिए आज के इस सेशन में आप लक्ष्मीकांत की बजाय पूरे सेशन पर ध्यान दोगे, आपका ये पूरा सेक्शन यहीं से कवर हो जाएगा। ओके, ये चीज। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं 1773 से लेके 1787 तक का टाइम। यहाँ पर इस ड्यूरेशन में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पर 8 एक्ट पास हुए। कॉन्स्टिट्यूशन 8 बार एक डेवलपमेंट प्रोसेस से गुजरा, 8 बार। जिसमें पहला एंड द फोरमोस्ट प्रोसेस है द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। यस, गुड आफ्टरनून अजय, गुड आफ्टरनून स्वास्तिका। 1773, यस बिल्कुल, 1773 ये पहला एक्ट है। कंपनी के अफेयर्स को रेगुलेट करने के लिए ये ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इनेक्ट किया, तो इसीलिए इसको रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है। फिर इस एक्ट में अमेंडमेंट आई, तो अमेंडिंग एक्ट 1781। फिर एक और नया एक्ट आया, दैट इज द पिट्स इंडिया एक्ट 1784। फिर आया द एक्ट ऑफ 1786। फिर आया चार्टर एक्ट यानी कि परमिशन एक्ट।
चार्टर एक्ट 1793, 1831, 1833 एंड 1853। ठीक है, तो ये जो 8 एक्ट हैं, ऑल दीज 8 एक्ट्स आर पास्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ये ध्यान रखिएगा भैया, देखो यहाँ पर मैंने ये वर्ड भी लिखा है, कंपनी रूल। बिल्कुल, जो ब्रिटिश रूल है वो दो टाइप के रूल में डिवाइडेड है। ठीक है, पहला है कंपनी का रूल, यहाँ पर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही है, और दूसरा है क्राउन का रूल, यहाँ पर ब्रिटिश पार्लियामेंट रूल कर रही है इंडियन टेरिटरीज को। ठीक है, नाउ अंडर द ब्रिटिश क्राउन, अंडर द ब्रिटिश क्राउन ये 7 एक्ट पास हुए, और 7वें एक्ट से हमको मिल गई इंडिया इंडिपेंडेंस। पहला एक्ट आया द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जस्ट आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। उसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट। अब देखो भैया, यहाँ पे ये वर्ड हमने यूज किया काउंसिल एक्ट, 3 काउंसिल एक्ट आए हैं। वहां पर पीछे क्या था, परमिशन एक्ट था, यहाँ पर एक काउंसिल एक्ट। ये भी काउंसिल एक्ट क्यों बोलते हैं, 10 मिनट में बस हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, काउंसिल एक्ट। फिर आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, बिल्कुल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि गवर्नमेंट को किस तरीके से रूल करना है, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यहाँ पर आया, और फिर बाद में हमको मिल गई इंडिपेंडेंस, तो इंडिपेंडेंस एक्ट। ओके, ये चीज, तो इस तरीके से ये 7 एक्ट ब्रिटिश क्राउन ने पास किए इंडियन टेरिटरीज को एडमिनिस्टर करने के लिए, और यहीं से हमारी शुरुआत होती है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की, राइट, जो अल्टीमेटली कल्मिनेशन पर पहुंचा 1835 के एक्ट से। इसका लगभग लगभग 60% हमने हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया हुआ है। ओके, ये चीज है। तो वेल, अब हम एक एक करके इन सब एक्ट को देखना शुरू करते हैं। ठीक है, कि क्या है एक्ट, क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। और यस दोस्तों, यहाँ पर आप रुकिएगा बिल्कुल एंड तक, क्योंकि एंड में, हर सेशन के एंड में हम लोग सॉल्व करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। बिल्कुल, ठीक है, हर एक सेशन के एंड में। और इसी बीच में मैं आपको मॉक टेस्ट भी कराऊंगा, और हमारे पूरे मंथ के सेशन में हम लोग मॉक टेस्ट भी करेंगे। इसके अंदर पूरा पॉलिटी का कोर्स रहेगा ये हमारा, और साथ ही साथ में आपको कुछ असाइनमेंट्स भी मिला करेंगे घर के लिए, ताकि आप घर पे आंसर लिखो और मेरे साथ शेयर करो, ताकि मैं इवेल्युएट कर सकूं। ठीक है, यस, द फुल फ्लेजेड कोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटी दिस इज। ठीक है, और साथ ही साथ में हम हमारे करंट इवेंट्स के साथ भी इसे जोड़ते चले जाएंगे। ओके, ये चीज, तो सबसे पहले आता है द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक है ना, रेगुलेटिंग एक्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये पहला एक्ट है, दिस इज द फर्स्ट एक्ट। ठीक है, फर्स्ट एक्ट, पहले इसको समझ लो, देख लो, फिर हम लोग सारे प्रोविजंस देखेंगे क्या क्या है। फर्स्ट एक्ट है, पहला एक्ट है जो कंपनी के अफेयर्स को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया। क्या होता है, देखो मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, बड़ी अच्छी सी स्टोरी है, जिसके कारण ये रेगुलेटिंग एक्ट पास किया। ठीक है, देखो हम लोगों को ये पता है कि 1757 में क्या हुआ, बैटल ऑफ प्लासी हुई। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी हुई। चलो इसे थोड़ा सा पहले चलते हैं। 1600 में क्या होता है, कंपनी बनती है। 1600 से लेके 1757 तक कंपनी क्या है, एक प्योरली ट्रेडिंग कंपनी है। ठीक है, एक प्योरली ट्रेडिंग कंपनी है। कन्हैया भैया, कन्हैया, आप आज की क्लास तो खैर अपनी 4:30 से है, और कल की क्लास भी 4:30 से रहेगी। ठीक है, और परसों की जो क्लास है, वैसे जनरली ये क्लास अपनी 10 o'clock से रहेगी, 10 PM से। ठीक है, 10 PM टू 11:30 PM, 1.5 घंटे का अपना ये सेशन रहा करेगा, जिसमें अपन पढ़ेंगे पूरा लक्ष्मीकांत का चैप्टर बाई चैप्टर, और साथ ही साथ में सॉल्व करेंगे MCQs। ठीक है, यस, वेलकम चटपटा, वेलकम वेलकम चटपटा तड़का, वेलकम वेलकम। कोई बात नहीं, अभी अपन ने शुरू ही किया है 12वीं। ठीक है, जस्ट स्टार्ट किया है अपनी, तो डोंट वरी। ठीक है, तो आपका कुछ मिस हो गया ये चीज। अजय, चार्टर, चार्टर बेसिकली परमिशन एक्ट होते हैं। ठीक है, ये रॉयल परमिशन एक्ट्स होते हैं। ठीक है, ये चीज। ओके, नाउ 1757 में क्या हुआ, नाउ क्या हुआ भैया, 1600 से लेकर के 1757 तक क्या था, कंपनी एक प्योरली ट्रेडिंग कंपनी थी। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होती है, और कंपनी के हाथ में लगते हैं क्या, द रिचेस ऑफ बंगाल। बिल्कुल भैया, बहुत सारा पैसा उनको मिलना शुरू हो जाता है। क्यों, क्योंकि बंगाल में नवाब सिराजुद्दौला के अगेंस्ट में जो मीर जाफर होते हैं, वो कंपनी को ब्राइब करते हैं, बोलते हैं भैया आप हमारा साथ दो, हम आपको ढेर सारा पैसा देंगे, नवाब के पास बहुत पैसा है। कंपनी को क्या चाहिए था, पैसा ही चाहिए था। इस पैसा वो करती क्या थी, इस पैसे का गुड्स परचेज करती थी। पहले क्या करती थी, वो ब्रिटेन से पैसा लेके आती थी, इन गुड्स को परचेज करती थी, और फिर ब्रिटेन में सेल करती थी। ठीक है, और जो प्रॉफिट होता था उससे कंपनी चलती थी। और अब उसने इंडियन मनी से ही
पैसा ये परचेज करना, गुड्स परचेज करना शुरू कर दिया और ब्रिटेन में सेल करना शुरू कर दिया। तो ये पैसा उनका बच गया जो ब्रिटेन से आता था, यानी कि इंडियन मनी से। यहां से उनके पास बहुत सारे ढेर सारा पैसा आ गया। अब क्या हुआ, बैटल ऑफ बक्सर हुआ 1764 में। यहाँ पर दीवानी फंक्शन मिल गए, यानी कि राइट्स टू कलेक्ट रेवेन्यू, लो भंडार ग्रह पूरा दे दिया। यस, फुल ट्रेजरी वाज गिवन टू द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब भैया आपसे जो करना है वो करो। वो पूरा ट्रेड अपना करते थे, फॉलो करते थे उसको, पूरे पैसे को वो लोग यूज किया करते थे। ठीक है, अब क्या हुआ 1773, बिल्कुल 1764 से लेके 1772 तक का टाइम, यानी कि ये लगभग लगभग 8 इयर्स है। 8 इयर्स में जितने भी कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे वो खूब रिच हो गए। ढेर पैसा उन्होंने कमाया। कैसे कमाया? रिश्वत ब्राइब करके। भाई मैं इंडियन मर्चेंट हूँ, मेरे को ट्रेड करना है, उनको मिला हुआ एक फ्री पास, उनको मिला हुआ, उनके पास रेवेन्यू भी है, पैसा भी है। ठीक है, मेरे को ड्यूटी पे करनी है, तो मेरा गुड्स क्या होगा, महंगा हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा कि थोड़ा सा पैसा किसी भी कंपनी के ऑफिशियल को देकर के उससे पास, फ्री ट्रेडिंग पास ये परचेज कर लूंगा और मैं ट्रेड करूंगा। तो इससे क्या हुआ, नुकसान हुआ कंपनी को, लेकिन फायदा हुआ प्राइवेट को। और 1772 का रिजल्ट ये हुआ कि कंपनी हो गई बैंक। और यहाँ पर उन्होंने रेज कर दिया डिमांड 1 मिलियन यूरोस का, ये सॉरी 1 मिलियन स्टर्लिंग्स का, टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। और ब्रिटिश पार्लियामेंट बोली कि भैया कंपनी तो बहुत पैसे वाली है, इसके ऑफिशियल्स बहुत पैसा लेके आ रहे हैं, तो ये क्या हुआ, कंपनी बैंकरप्ट कैसे हो गई। तो इन अफेयर्स को रेगुलेट करने के लिए आया द रेगुलेटिंग एक्ट। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट ये एक्ट, क्योंकि पहला स्टेप था। यस, इट वाज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट टू रेगुलेट द अफेयर्स, बिल्कुल टू रेगुलेट द अफेयर्स। रिकॉग्नाइज किया पहली बार पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को कंपनी के। ठीक है, यस, अभी तक तो खाली ट्रेडिंग फंक्शन था, लेकिन पहली बार पार्लियामेंट ने रिकॉग्नाइज किया कि भैया ये एक पॉलिटिकल एंटिटी भी है। इंडिया की जो टेरिटरीज है इसको एडमिनिस्टर भी करना है। ठीक है, तो ये चीज, तो ये पहली बार पार्लियामेंट ने रिकॉग्नाइज करी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन इंडिया। और इन्हीं सर्कमस्टेंसेस में ये लीड हुआ, ये आया एक्ट। कैसे था भैया, जो मैंने अभी आपको बताया, एक्विजिशन ऑफ दीवानी राइट्स। ठीक है, द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस बाय द रॉबर्ट क्लाइव, जिसको हम लोग डुअल गवर्नमेंट बोलते हैं कि नहीं बोलते, बिल्कुल। और कंपनी के जितने भी ऑफिशियल्स थे उनका इनॉर्मस वेल्थ, ठीक है, उनका इनॉर्मस वेल्थ, बिल्कुल बहुत ज्यादा पैसा था कंपनी के सर्वेंट्स के पास। लेकिन कंपनी क्या थी, व्हाट वाज द कंपनी, कंपनी हो गई थी बैंकरप्ट। क्या हो गई थी कंपनी, बैंकरप्ट हो गई थी। ठीक है, बैंकरप्सी, यस बिल्कुल। और उन्होंने डिमांड कर दिया किस चीज का, लोन का। इससे क्या हुआ, एक्ट पास हुआ। बहुत सारे चेंजेस आए भैया इंग्लैंड में भी और इंडिया में भी। तो क्या क्या चेंजेस थे इंग्लैंड में और इंडिया में, ये पहले देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंग्लैंड में। इंग्लैंड में क्या हुआ भैया, देखो कोई भी कंपनी है, कंपनी में डायरेक्टर्स है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते होते कि नहीं होते, अगर हम नॉर्मल अभी का देखें तो। और डायरेक्टर्स हैं तो कंपनी के क्या होंगे, कुछ शेयर होल्डर्स भी होंगे, बिल्कुल होंगे शेयर होल्डर जो कंपनी में पैसा लगाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, है ना, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। ये चीज, अब यही शेयर होल्डर्स जो है ये डायरेक्टर्स को इलेक्ट करते हैं, तो भैया ये कहलाते हैं वोटर्स। जो शेयर होल्डर्स हैं ये कहलाते हैं वोटर्स। ठीक है, और ये सिलेक्ट किसको कर रहे हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, वो कहलाते थे कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स और द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, ये चीज, इनका जो क्वालिफिकेशन था वोटर्स का वो इंक्रीज कर दिया गया। ठीक है, इंक्रीज कर दिया गया। और जो डायरेक्टर्स थे इनका टर्म बढ़ा के कर दिया गया 4 इयर्स। पहले वन ईयर के लिए इलेक्ट होते थे, अब हो गए 4 इयर्स के लिए। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स पहले अनलिमिटेड थे, अब फिक्स कर दिए गए 24, जिसमें से 1/4 हर साल रिटायर करेंगे, हर साल रिटायर करेंगे, बिल्कुल। इससे क्या होगा कि एक ट्रांसपेरेंसी आएगी। ठीक है, ये चीज। वोटर्स का 1000, यस 1000 पाउंड्स का इन्वेस्टमेंट होल्डिंग फॉर 1 ईयर। यस, अगर कोई भी शेयर होल्डर 1000 पाउंड इन्वेस्ट करता है कंपनी में उस टाइम पर, भैया 1773 की बात चल रही है, ये अभी की नहीं। 1000 पाउंड जो है इन्वेस्ट करता है और उसे होल्ड करता है फॉर द 1 ईयर। ठीक है, तो ये चीज ना, ये चीजें बेटा लक्ष्मीकांत में नहीं दे रखी है, तो इसीलिए ये बेसिकली हिस्ट्री की किताबों में आपको मिलेगा, पर मैंने इसको ऐड कर दिया, क्लब कर दिया, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि हिस्ट्री और पॉलिटी में कोई डिमार्केशन नहीं है।
ये सेम चीजें हैं, तो इसीलिए हम लोग इस सब सारी चीजों को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, जिससे आपका वो पोर्शन भी कवर हो जाएगा और ये वाला पोर्शन भी कवर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज वेल यहाँ पर जो है 24 ईयर्स, बिल्कुल भैया 24 जो डायरेक्टर का जो है वो फिक्स कर दिया, ठीक है। ये चीज डायरेक्टर्स वर टू ले, यस द डायरेक्टर्स, हम लोग इस सब सारी चीजों को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। डायरेक्टर्स वर टू लिव फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सिविल मिलिट्री डीलिंग्स। भैया डायरेक्टर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि जो भी फाइनेंशियल डीलिंग हो रही है इंडिया के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के वर्क में जो भी कुछ किया है आपने, सिविल लॉज में या वॉर वगैरह कुछ भी किया है आपने, ठीक है, इंडिया में, वो सब आप सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, बिल्कुल एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था इंग्लैंड में, उसके आगे पर यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। ये चीज है, ओके। नाउ गवर्नर ऑफ बंगाल, आगे बढ़ने से पहले जरा ये कमेंट सेक्शन में देखते हैं, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं मेरे से कि वॉइस वॉइस वॉइस, ठीक है। तो देखो भैया वॉइस तो इसीलिए प्रॉब्लम नहीं हो रहा है यहाँ पर कि बिल्कुल भी वॉइस, मुनीर खान वॉइस का बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये चीज है ना, क्योंकि मैं भी अपने यहाँ पर देख रहा हूँ, अपने यहाँ पर पूरा वॉइस एकदम क्लियर है, परफेक्ट आ रहा है वॉइस। तो अगर आपके यहाँ वॉइस की कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज आई रिक्वेस्ट, आई इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, काइंडली चेक योर इंटरनेट कनेक्शन, ओके। मेरे यहाँ पर वॉइस का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो प्लीज इस टाइप के कमेंट डाल के थोड़ा सा बच्चों को मिसगाइड मत करो, ठीक है। बेचारे बच्चों का जो है थोड़ा सा कंसंट्रेशन जाता है, मेरा भी जाता है, ठीक है। तो प्लीज इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड, ओके फ्रेंड्स। ये चीज, yes this might be because of their internet connection, तो हम लोग कंटिन्यू रखते हैं इसको। द गवर्नर ऑफ बंगाल जो है दे बिकेम, यहाँ पर इस एक्ट से अब इंडिया में क्या क्या चेंजेस हुए, इंडिया में क्या क्या चेंजेस हुए, तो गवर्नर ऑफ बंगाल, ठीक है, उसको बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और उनकी एक काउंसिल बना दी गई। भैया पहले क्या होता था, गवर्नर एक ही सिंगल पर्सन होता था, लेकिन अब एक काउंसिल बना दी गई। काउंसिल का मतलब होता है कि एक उनका ग्रुप तैयार कर दिया गया, एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव यानी कि लॉ को एग्जीक्यूट करने वाला, इंप्लीमेंट करने वाला। भैया इसमें 4 मेंबर और आ गए, फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मॉनसून एंड बियरवेल, ठीक है। क्या कहते हैं भैया 4 नाम, फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मॉनसून एंड बियरवेल। वॉरेन हेस्टिंग उस टाइम पर गवर्नर थे बंगाल के, उनको बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ना गवर्नर जनरल जनरल बन गए, वो टॉप पोजीशन पर आ गए, और गवर्नर जितने भी थे बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के, उनको सबॉर्डिनेट कर दिया गया, ठीक है। क्या कर दिया गया उनको, उनको सबॉर्डिनेट बना दिया गया टू द बंगाल, ठीक है। 3 प्रेसिडेंसीज थी, ये भी हमने हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है भैया, एक थी बंगाल प्रेसिडेंसी, एक थी बॉम्बे प्रेसिडेंसी, और एक थी मद्रास प्रेसिडेंसी, है ना। ये चीज, ये 3 प्रेसिडेंसी थी, तो इनमें से बंगाल को सुप्रीम बनाया गया, बंगाल प्रेसिडेंसी को बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी के ऊपर रखा गया। जो भी गवर्नर का बंगाल होगा उसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाएगा विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अब वो पूरे ब्रिटिश टेरिटरीज के लिए लॉ जो भी बना है उसे एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। ये चीज, कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश करी गई इन 1774 विद लॉर्ड इम्फे एज अ फर्स्ट जज, और 3 जजेस और दिए गए, यानी कि कितने जज हो गए अब टोटल, टोटल इसमें कितने जज हैं, 4 जजेस, ठीक है, 4 हैं, ठीक है। आप ये मत भूलिए, अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है कि यस द जजेस वर अपॉइंटेड, हाउ मेनी जजेस वर अपॉइंटेड इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता एस्टैब्लिश्ड इन 1774 बाय द रेगुलेटिंग एक्ट, तो उसमें थे 4 जजेस, यस 4 जजेस। कंपनी के सर्वेंट्स, भैया मैंने आपको बताया था ना, बहुत ज्यादा पैसा कमा चुके थे, ब्राइबरी करप्शन इन सब में थे, तो उनको बॉन्ड किया गया, प्रोहिबिट किया गया कि भैया आपको अपना प्राइवेट ट्रेड कैरी ऑन नहीं करना है, ठीक है, कैरी ऑन नहीं करना है। वॉरेन हेस्टिंग बेटा was not the first governor general of India, he was the first governor general of Bengal, yes। अभी पूरे इंडिया की बात नहीं हो रही है, अभी सिर्फ बंगाल की बात हो रही है, तो he was the first governor general of Bengal, ओके। ये वर्ड्स का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, तो कभी कभी क्या होता है एग्जाम में जब ये वर्ड्स आते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं और अपना आंसर गलत कर बैठते हैं, ठीक है। ये चीज, तो ये हमको ध्यान रखना है, ओके ओके, यस। अभी तो मंथ स्टार्ट हुआ है यार, पूरे मंथ रहेगी क्लास भरत, ओके, फुल मंथ द क्लास विल बी देयर। द रेगुलेटिंग एक्ट, नाउ अब भैया पास तो हो गया, क्रिटिसाइज भी किया गया, ऑब्वियस सी बात है भैया, क्रिटिसिज्म तो हर चीज के होते हैं, ठीक है, यस, और इंपॉर्टेंस भी हर चीज के होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म क्या था भैया, गवर्नर जनरल को पावर तो रेस कर दिया गया, लेकिन उसकी जो पावर थी वो रिड्यूस हो गई, क्यों भैया, 4 मेंबर्स थे और एक बेचारा गवर्नर जनरल, जो भी डिसीजन लेना होगा वो मेजोरिटी के साथ लेना होगा, ठीक है। अब 5 मेंबर्स का मेजोरिटी कितना हुआ, 3:2,
ये मेजोरिटी बनेगा। अब मान लो इसमें से कोई 3 मेंबर अगर एक हो गए, इन 4 मेंबर में से, तो बेचारा गवर्नर जनरल क्या करेगा? कुछ नहीं, वो तो गया, काम ही खत्म हो गया उसका, वो तो कुछ कर ही नहीं पाएगा। ये चीज ठीक है। यस, ही वाज बाउंडेड बाय द मेजोरिटी, डिस्क्रिशनरी पावर तो कुछ था ही नहीं। मान लो गवर्नर को लगता है कि भैया ये 3 मेंबर गलत बोल रहे हैं, मेरा जो डिसीजन है वो कंपनी के फेवर में रहेगा, तो वो कुछ कर ही नहीं पाएगा, एक्ट ही नहीं कर पाएगा। तो यस, ये पावर गवर्नर को देना चाहिए था, बाद में इसे पावर को दिया गया गवर्नर को। स्पेसिफाई करना भूल गया ये एक्ट कि भैया सुप्रीम कोर्ट तो बन गया, लेकिन गवर्नर जनरल का जो काउंसिल है उसका क्या? क्या सुप्रीम कोर्ट उसको भी रेगुलेट करेगा? ये चीज है। फेल कर गया एक्ट स्पेसिफाई करने में कि भैया कौन सा लॉ आएगा, हिंदू लॉ को फॉलो करेंगे हम लोग कि मुस्लिम लॉ को फॉलो करेंगे? ठीक है, कि वो कोई अपना अलग से कोई नया लॉ बनाएगा, ये भी नहीं था। क्वालिफिकेशन क्या होगी भैया इंग्लैंड के अंदर वोट करने की? ठीक है, ये चीज पहला, नहीं सॉरी, वोट वोट तो करने की बढ़ा दी, लेकिन इससे क्या हुआ? कंपनी रिच क्लास के हैंड में चली गई। यस, जो अपर क्लास था, जो अपर सेक्शन था, जो पैसे वाला था, उनके हैंड में कंपनी चली गई। ये था, तो ये चीज, तो दिस इज द मेन थिंग्स। तो ये था क्रिटिसिज्म। सोवरेनिटी तो बना, यस, सोवरेनिटी क्राउन का तो स्टैब्लिश हुआ, यहाँ पर कंपनी का था, ठीक है, लेकिन एसर्शन किसी का भी नहीं था, ना तो कंपनी का और ना ही क्राउन का। डिक्लेयर तो किया गया, ठीक है, ओके, बनाया तो क्या कि हाँ हम हैं इसके हेड, जो भी कुछ है, लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी? कोई भी चीज होती है, कुछ भी होता है इंडिया में, ना तो कंपनी की ना क्राउन की। ठीक है, तो इसीलिए ये एक्ट पूरी तरीके से फ्लॉप कर गया। ऐसा कहा जाता है कि ये बहुत ज्यादा हेस्टी डिसीजन था, बहुत जल्दबाजी में बिना इंडियन सीन को कंसल्ट किए हुए ये बनाया गया। तो दिस वाज द क्रिटिसिज्म। नाउ यहाँ पर ये जो पार्ट मैंने आपको डिस्कस किया, इट कैन बी आस्क्ड इन द मेंस एग्जामिनेशन। बिल्कुल, ये हिस्ट्री वाले सेक्शन में पूछा जा सकता है। क्रिटिकली एनालिसिस ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। यस, दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ये चीज है। ऑलराइट, नाउ डिस्पाइट ऑफ द क्रिटिसिज्म, बिल्कुल इंपॉर्टेंट बहुत, क्योंकि भैया पहली बार मार्क बिगनिंग, इट वाज द मार्क बिगनिंग ऑफ द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यस, एक्ट आया, ठीक है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट का राइट ये लेजिस्लेट करने का बना। ठीक है, कोलिजिएट रूल में कन्वर्ट हुआ। व्हाट इज द कोलिजिएट और द कोलिजियम? कोलिजियम मींस द ग्रुप ऑफ पर्संस। ठीक है भैया, गवर्नर है, गवर्नर ने कहा कि नहीं मुझे तो वॉर करनी है, भले चाहे वो मेरे अगेंस्ट ही क्यों ना हो। ठीक है, यस, ये सारी की सारी कंडीशन जो वॉर के लिए है वो मेरे अगेंस्ट ही क्यों ना हो, मुझे तो कोई एक्स वाई जेड कोई पॉलिसी अडॉप्ट करनी है, ये चीज है। तो भैया अब यहाँ पर कोलिजियम का डिसीजन होगा, एक हेगेमनी नहीं चलेगी, एक पर्टिकुलर पर्सन डिक्टेटर नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। कोशिश तो करी गई, लेकिन ऑल इन वेन, ट्राई टू स्टैब्लिश एन ऑनेस्ट एंड सुप्रीम अथॉरिटी, लेकिन ऑल इन वेन, ये चीज है। तो इसीलिए ये एक्ट इंपॉर्टेंट है। वेल अटेम्प्ट था टू इंट्रोड्यूस द बेटर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, लेकिन इग्नोरेंस था, बिल्कुल जानते ही नहीं थे कि किस तरीके से ये बनाना है एक्ट, ठीक है, इंडियन कंडीशन के हिसाब से, इसीलिए ये एक्ट फेल कर गया और बहुत सारे मिजरीज यहाँ पर आए। ठीक है, यस, बहुत सारे मिजरीज जो थे वो इस एक्ट में हमको फेस करने को मिलते हैं ब्रिटिश कंपनी में। नाउ कुछ थोड़ा सा 1781 में, भैया 1773 में ये एक्ट पास किया गया, ठीक है, और 1781 में इसे अमेंड कर दिया गया, कुछ कुछ चीजें इसमें चेंज कर दी गई। जस्ट इन द 8 years, 8 years में इसको चेंज किया गया। क्या किया गया? तो भैया गवर्नर जनरल की काउंसिल की पावर को डिफाइन किया गया, और ये कहा गया कि गवर्नर जनरल काउंसिल इज नॉट सब्जेक्टेड टू द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो बनी है दैट इज फॉर द ऑफिशियल्स, जो ऑफिशियल्स है, ब्रिटिश ऑफिशियल्स है, उनके लिए बनी है, ठीक है, और पर्सनल लेवल पर। लेकिन जो पर्टिकुलर वर्क ऑफिशियल कैपेसिटी में गवर्नर जनरल की काउंसिल कर रही है या पर्टिकुलर ऑफिसर कर रहा है, तो वो जो है उसके अंडर में नहीं आएगा। तो भैया सुप्रीम कोर्ट बनाने का फायदा क्या? यस, व्हाट वाज द यूज? ठीक है, व्हाट वाज द यूज? कोई फायदा नहीं था सुप्रीम कोर्ट के बनाने का पर्सनल लेवल पर, ठीक है, जो पर्टिकुलर वर्क ऑफिशियल कैपेसिटी में गवर्नर जनरल काउंसिल कर रही है, ठीक है, तो ये पार्ट गॉट इट, ये चीज। नाउ सर्वेंट, द पब्लिक सर्वेंट्स वर आल्सो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल इनको भी एग्जाम्प्ट कर दिया गया। द एक्ट प्रोवाइडेड द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, इस द वाज टू हैव द जुरिसडिक्शन सिर्फ इनहैबिटेंट्स पर होगा, ये मैंने अभी बता ही दिया आपको। कहां पर होगा? इनहैबिटेंट्स पर होगा। किसके इनहैबिटेंट्स पर होगा? कैलकाटा के इनहैबिटेंट्स पर होगा। ओके, लोकल लॉस, ये कस्टम्स वर टेकन इनटू द कंसीडरेशन, दिस वाज, ठीक है। नाउ अब आता है रेगुलेटिंग एक्ट, again the important one. The Regulating Act of 1784 fits
Pitts, he was the British Prime Minister in 1784. Yes, he was the British Prime Minister. इन्होंने ये एक्ट पास किया, इसीलिए इसको पिट्स इंडिया एक्ट कहा जाता है। रेगुलेटिंग एक्ट से हमको एडिक्वेट कंट्रोल नहीं मिला ब्रिटिश पार्लियामेंट के ऊपर, कंपनी अफेयर्स के ऊपर। यस, कंसंट्रेटेड जो है चेंजेस नहीं हुए यहाँ पर, ठीक है। लेकिन इस एक्ट ने मेनली कॉन्सेंट्रेट किया चेंजेस कंपनी इन इंग्लैंड, बिल्कुल ठीक है। इंडिया के ऊपर नहीं, इंडिया इन अफेयर्स को टच भी नहीं किया, लेकिन जो मेनली कंपनी के अफेयर्स थे इन द इंग्लैंड, वो चीज। भैया अब ये एक्ट पास क्यों किया गया? जब इन्होंने 1773 में एक एक्ट पास कर दिया था, तो जस्ट 11 साल के बाद में फिर से हमको ये एक्ट पास करने की जरूरत क्या पड़ी? भैया देखो, इसका एक और सिंपल सा सवाल है, जवाब है, दैट इज द बैंकरप्सी। ठीक है, बैंकरप्सी, बिल्कुल कंगाल हो गई थी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। ये चीज कंगाल हो गई थी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कहा कि नहीं भैया, आप तो कंट्रोल करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो भी थोड़ा बहुत पैसा कमाया था, वो एक्सेसिव वॉर, बेफिजूल की वॉर में फिर से खर्चा कर दिया। यस, क्या किया? फिर से खर्चा कर दिया कंपनी के ऑफिशियल्स ने। अगर आपको याद हो, हिस्ट्री में पढ़ा हो, 1780 से लेके 1784 सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, 1775 से लेकर के 1782 तक फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, है ना, दो बड़ी बड़ी वॉर। पैसा तो लगता है ना, तो ये चीज तो कंपनी, ब्रिटिश क्राउन ने बोला कि कंपनी को चेंज कर देते हैं। यहाँ पर डुअल गवर्नमेंट सिस्टम स्टैब्लिश किया गया, बिल्कुल डुअल गवर्नमेंट सिस्टम इन इंग्लैंड स्टैब्लिश किया गया। एक नया बॉडी बनाया गया जिसको बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स या बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, ये नाम दिया गया। और दूसरा जो था, दैट वाज द कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। कंपनी के फाइनेंशियल, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, सिविल, मिलिट्री, ये सब को अलग कर दिया गया, बिल्कुल। ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल कंसिस्टिंग ऑफ 6 मेंबर्स, भैया 6 मेंबर का ये बोर्ड, यानी कि 6 कमिश्नर्स का ये बोर्ड बनाया गया, जो डील करेगा कंपनी के सिविल मैटर पर, मिलिट्री मैटर पर, रेवेन्यू मैटर पर। यस, बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल 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 सही, है ना। क्रिएटेड अ न्यू बॉडी कंट्रोल, बिल्कुल ठीक है। सिविल, मिलिट्री एंड रेवेन्यू अफेयर्स को कंट्रोल करेगा। अब ये 6 मेंबर कौन होंगे? पहला मेंबर हो गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये फर्स्ट मेंबर हो गया। फिर द चांसलर ऑफ एक्सचेकर, ये सेकंड मेंबर हो गया। और 4 हो गए प्राइवी काउंसिलर, ये किंग अपॉइंट करेंगे, ठीक है। और ये सब के सब होल्ड करेंगे ऑफिस किसके? ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द किंग, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द किंग। तो ये होंगे 6 कमिश्नर। अब भैया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कहा गया कि तुम तो अपना बिजनेस करो, कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल अफेयर सब तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, ठीक है। कोई भी एक सिंगल डॉक्यूमेंट, कोई भी एक कम्युनिकेशन जो होगा, वो सिर्फ बोर्ड ऑफ कंट्रोल और गवर्नर जनरल के बीच में होगा, उसमें तुम्हारा कोई भी रोल नहीं, ठीक है। तो ये टाइप का एक डुअल गवर्नमेंट इंग्लैंड में स्टैब्लिश किया गया। यस, द डुअल गवर्नमेंट स्टैब्लिश्ड इन इंग्लैंड, गॉट इट। ये चीज डिस्टिंग्विश कर दिया गया कमर्शियल फंक्शन को और पॉलिटिकल फंक्शन को ऑफ द कंपनी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। ये इस एक्ट के इंपॉर्टेंट फीचर हैं, ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी डायरेक्टली आ जाते हैं पेपर में, ठीक है। ये चीज चेंजेस इंडिया में क्या हुआ, ये सबसे बड़ा चेंज, 4 से 3 मेंबर हो गए। यस, अभी हमने देखा था 4+1 थे, अब ये 3+1 हो गए, ठीक है। ये हटा दिया गया 3+1। अब यहाँ पर गवर्नर जनरल को थोड़ा सा पावर मिल गया, एक मेंबर भी इनके साथ में है, तो वो अपने डिस्क्रिशनरी पावर को यूज कर सकता है, ठीक है। ये चीज कंट्रोल थोड़ा सा और इंक्रीज कर दिया गया, तो अदर प्रेसिडेंसीज के ऊपर सुप्रिटेंडेंट करने का, कंट्रोल करने का, ठीक है। ये पार्ट सिग्निफिकेंट था, पहली बार। यस, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम द इंडियन टेरिटरीज वर कॉल्ड एज द ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। बिल्कुल पहली बार ये कहा गया था, ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया, ठीक है। ये चीज गॉट इट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना। अब पहली बार जो टेरिटरीज इंडिया में एक्वायर की गई थी, इनको पहली बार नाम दिया गया, सोवरेनिटी प्रोवाइड करी गई, ठीक है। यस, अपना क्लेम किया गया कि भैया ये सब ब्रिटिश टेरिटरीज हैं। यस, ये सब ब्रिटिश के पोजेशंस हैं, ठीक है। ये चीज ब्रिटिश गवर्नमेंट को इससे सुप्रीम कंट्रोल मिल गया कंपनी के अफेयर्स में। क्या मिल गया? सुप्रीम कंट्रोल, ठीक है। बेटा प्राइवेट मेंबर्स होते हैं, ठीक है, प्राइवेट काउंसिलर जो किंग बाहर से अपॉइंट करते हैं, ठीक है। ये चीज उन्हें हम लोग प्राइवेट काउंसिलर कहते हैं, ठीक है। एक काउंसिल बनी 6 मेंबर की,
ठीक है, काउंसिल बनी 6 मेंबर की। उसमें से एक तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हो गया, जो कि मिनिस्टर लेवल का आदमी था। ठीक है, एक था चांसलर ऑफ एक्सचेकर, यस, एक्सचेकर ने उनको अपॉइंट किया। ठीक है, और 4 जो थे इसमें वो थे प्राइवेट मेंबर, प्राइवेट पर्सन, काउंसिलर्स इनको कहा जाता है, काउंसिल के मेंबर्स तो काउंसिलर। तो इस तरीके से 6 मेंबर का ये बोर्ड बनाया गया। ओके, ये 6 मेंबर का जो बोर्ड था ये बनाया गया। नेक्स्ट 1786 का ये एक्ट पास किया गया। अरे भैया बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट था, ये सिर्फ कॉर्नवालिस के कहने पर ही पास किया गया। जस्ट 2 साल के बाद, ये भी पिट नहीं पास किया भैया, हमको पता है ना, 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है वो इंडिया में आया एज अ न्यू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था, इसका एक ही मोटिव था कि मैसूर जो पावर थी, हैदर अली और टीपू सुल्तान, उसको परमानेंटली क्रश करना। ठीक है, और इसने ये कहा कि मुझे कमांडर इन चीफ बनना है, मुझे आप कमांडर इन चीफ का जो पावर है, कमांडर इन चीफ का, वो वेस्टेड करो। ठीक है, तभी मैं इंडिया जाऊंगा, एंड यस इसके लिए पास करना पड़ा। तब यहाँ पर यस, इन हिज पर्सन कंबाइन कर दिया गया कमांडर इन चीफ ऑफ द ब्रिटिश फोर्सेस इन इंडिया। ये चीज कॉर्नवालिस को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला। अब भैया 3+1 का एक था ना, तो 3 में तो एक कमांडर इन चीफ है, वो कॉर्नवालिस खुद है, और वो गवर्नर जनरल भी है, तो 2 तो वैसे ही हो गए। तो भैया वो कुछ भी कर सकता था, यस, एनीथिंग इट कैन ही कैन डू। ठीक है, तो इसीलिए उसने वॉर रेज किया। ये चीज। अब आता है चार्टर एक्ट, परमिशन एक्ट ऑफ 1793 और द चार्टर एक्ट ऑफ 1793। इस एक्ट से कंपनी का जो ट्रेडिंग एक्टिविटी था उसको 20 मोर ईयर्स के लिए बढ़ा दिया गया, लीज उसे मिल गया नया। ठीक है, उसे लीज मिला। ठीक है, उसे 20 ईयर्स के लिए बढ़ा दिया गया। ओके, ये चीज। कंपनी को मोनोपोली ग्रांट की गई। ठीक है, और जो एक्सपेंसेस और सैलरी थी वो सब अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल की। भैया अभी बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया था ना 1784 के एक्ट से, अब वो सब इंडियन चार्ज रेवेन्यू से होगी, ये होम चार्जेस हो गए। ये क्या हो गए? होम चार्जेस। यस, ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी जो दादा भाई नरोजी ने propound करी थी, उसमें होम चार्जेस एक वर्ड मेंशन है, आपने लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा ये चीज। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी कि इंडिया को रेगुलेट करने वाले जितने भी मेंबर्स हैं जो इंग्लैंड में हैं, उन सब की सैलरी अब यहाँ से जाएगी, इस तरफ यहाँ से जाएगी। गॉट इट? ये चीज। क्राउन बिल्कुल जितना भी इंडियन रेवेन्यू है जो इकट्ठा होगा वो डाइवर्ट कर सकता है अगर नीडेड, जरूरी है तो। गवर्नर जनरल अपने एक वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकता है कि भैया मान लो गवर्नर जनरल जो है वो कहीं बाहर गए हुए हैं या एब्सेंट है, अब मीटिंग कौन होल्ड करेगा? तो ये जो वाइस प्रेसिडेंट है ये ही विल प्रेसाइड द मीटिंग्स उनकी एब्सेंस में, इन हिज एब्सेंस में। तो ये सब चार्टर एक्ट ऑफ 1793 से एक्ट किए गए। ठीक है, ये चीज ना। ठीक है, द चार्टर एक्ट ऑफ 1813, द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 वाज पास्ड during the time of Lord Minto I. Yes, he was the Governor General at that time. Charter Act of 1813 ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर फिर से 20 साल का कंपनी को लीज लाइफ तो दिया गया, लेकिन उसकी मोनोपोली को अबॉलिश कर दिया गया ना। यहाँ पर मोनोपोली कंप्लीट अबॉलिश नहीं हुई, ये ध्यान रखना भैया। इंडियन ट्रेड में एक्सेप्ट द ट्रेड इन टी एंड ट्रेड इन चाइना, बिल्कुल इंडिया के साथ ट्रेड, जो टी का ट्रेड था वो सिर्फ कंपनी करेगी, और चाइना के साथ जो ट्रेड है वो कंपनी कैरी आउट करेगी। बाकी पूरा का पूरा ट्रेडिंग एक्टिविटी खोल दिया गया। कंसेप्ट ऑफ लीजेस फेयर इट वाज अडॉप्टेड। ठीक है, मिशनरीज को प्रीच करने के लिए परमिशन मिल गई इंडिया के अंदर, और वेरी फर्स्ट टाइम 1 लाख रुपीज फॉर द एजुकेशन ऑफ द इंडियन एजुकेशन was granted by this act। अब आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1833, काफी इंपॉर्टेंट एक्ट है। इससे हमारे जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, अब ये बन जाते हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अभी तक क्या होता था कि इंडिया के लिए जितने भी लॉ है वो सब ब्रिटेन से बन के आते थे। ठीक है, लेकिन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाते ही जो लेजिस्लेटिव पावर है, लेजिस्लेटिव पावर क्या होती है? लॉ मेकिंग पावर, वो अब आ गई गवर्नर जनरल की काउंसिल को। यस, जो गवर्नर जनरल है उसकी अब 2 काउंसिल है, एक है एग्जीक्यूटिव काउंसिल और एक है लेजिस्लेटिव काउंसिल। बिल्कुल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल मतलब जितने भी लॉज जो बने हुए हैं उनको इम्प्लीमेंट करना, और लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब लॉ बनाना पूरे इंडिया के लिए। इसीलिए अब इसे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ये नाम दिया गया, ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। एंड लॉर्ड विलियम बेंटिंग बेंटिंग
ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, यस, और उनकी काउंसिल को इंडिया काउंसिल ये नाम दिया गया। अभी हमने देखो पढ़ा था ना, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1960, 1861, 1892, 1909, इंडियन काउंसिल। यस, गवर्नर जनरल की जो काउंसिल बनी, यानी कि ग्रुप ऑफ पर्सन जो बना, उसको अब इंडियन काउंसिल ये नाम दिया गया। इनके रिफॉर्म्स के लिए वो एक्ट पास किए गए। गॉट इट, ये चीज। मद्रास और जो बॉम्बे लेजिस्लेटिव जो प्रेसिडेंसीज हैं, उनको लेजिस्लेट करने का अब राइट नहीं रहा। पहले वो लॉ बना सकते थे अपने लिए, लेकिन अब यहाँ पर लॉ नहीं रहा। ठीक है, ये चीज। अब जितने भी लॉज बनते थे, रेगुलेशन, उन सबको एक्ट कहा जाने लगा। पहले आते थे रेगुलेशंस, 1833 से पहले आते थे रेगुलेशंस, रेगुलेट करना। लेकिन अब जो बना वो एक्ट बनते थे। ठीक है ना, ये एक्ट वर्ड का मतलब क्या होता है भैया, हमने भी देखा, सिटीजनशिप एक्ट, ठीक है, एजुकेशन एक्ट एक्सेट्रा, हेल्थ एक्ट, ये चीज है। तो एक्ट मतलब अंग्रेजी का ही वर्ड है, एक्ट करना नहीं, काम करना। ठीक है, ये चीज, कोई भी ड्राफ्ट प्रपोजल है वो पास होगा, फाइनली एक्टिंग में आ गया, यानी कि वो फोर्स में आ गया, उसे कहा जाता है एक्ट। गॉट इट, ये चीज। ओके, ये समझ में आया ना। मोनोपोली कंपनी की पूरी अब एंड हो गई। अब कंपनी सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, अब ट्रेडिंग बॉडी नहीं है। अब सिर्फ का काम है एडमिनिस्टर करना। ट्रेड सबके लिए खोल दिया, सब आ सकते हैं, सब जा सकते हैं। ठीक है, नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो भी टेरिटरीज हैं कंपनी की इंडिया में, अब वो कहलाएंगी इन द ट्रस्ट ऑफ हिज मेजेस्टी हिज हायर्स एंड सक्सेसर्स। बिल्कुल, अब क्राउन की हो गई ये सारी टेरिटरीज। देखो धीरे 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 कंपनी से सारी पावर लेना स्टार्ट कर दिया है ना। देखो 1773 से लेके 83 तक, 60 ईयर्स में, 60 ईयर्स में, 60 साल हुए हैं। 60 साल में धीरे धीरे पावर जो है कंपनी से लेकर के इसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट में वेस्ट करना शुरू कर दिया कि भैया क्राउन, अब जो भी टेरिटरीज क्राउन की कहलाएंगी, कंपनी की नहीं कहलाएंगी। ठीक है, दिस वाज अ क्लियर इंडिकेशन कि धीरे धीरे, यानी कि आने वाले समय में, आने वाले समय में यहाँ पर, ठीक है, आने वाले समय में जो है, आने वाले समय में यहाँ पर जो है जितने भी टेरिटरीज थे वो सब एक्वायर कर लिए, वो सब कंपनी के नाम पे ही अब फंक्शन करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्टर्ड किए जाएंगे। गॉट इट नाउ, द एक्ट इंट्रोड्यूस्ड, अरे भैया, द एक्ट इंट्रोड्यूस्ड सेंट्रलाइजेशन इन द लेजिस्लेटिव स्फीयर्स। ठीक है, द एक्ट इंट्रोड्यूस्ड सेंट्रलाइजेशन इन द लेजिस्लेटिव स्फीयर्स। बिल्कुल भैया, जो भी कुछ बनेगा एक्ट, वो सब यहाँ पर अब इंट्रोडक्शन होगा, सेंट्रलाइजेशन का शुरू हो जाएगा। ठीक है, द काउंसिल वाज एनलार्ज, द फोर्थ मेंबर इट वाज लॉर्ड मैकमिलन। लॉ मेंबर, ये थे लॉ मेंबर, इन्हें इंट्रोड्यूस किया गया, लॉ मेंबर ले आया गया, एग्जिस्टिंग ऑफ द 3 मेंबर्स। ठीक है, 3 मेंबर्स में से अब एक मेंबर और जुड़ गया। भैया मैंने बताया 3+1 था, अब एक मेंबर और जुड़ गया, तो कितने हो गए, 5। लेकिन ये जो एक मेंबर जोड़ा गया है, ये टेम्पोररी है, परमानेंट नहीं है, ये क्या है, टेम्पोररी है। ठीक है, ये चीज, काउंसिल को एनलार्ज किया गया। तो दिस वाज द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। सिस्टम इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन फॉर द सिलेक्शन ऑफ द सिविल सर्वेंट्स, ये स्टार्ट कर दिया गया। ठीक है, हाउएवर दिस प्रोविजन वाज नेगेटेड, ठीक है, फ्रॉम द पोजीशन ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। अब आता है द एक्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 1853। नाउ दिस एक्ट पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है, ये चीज फीचर्स क्या था, कंपनी के लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को सेपरेट कर दिया गया। मैंने आपको क्या बताया था कि गवर्नर जनरल, इनकी 2 काउंसिल, काउंसिल फॉर एग्जीक्यूटिव फंक्शंस एंड काउंसिल फॉर लेजिस्लेटिव फंक्शंस, इसको सेपरेट कर दिया गया, अलग अलग हो गए। इसके मेंबर, अब अभी इनके मेंबर एक ही हैं, सेम मेंबर है। ठीक है, लेकिन अब इनके मेंबर्स अलग अलग कर दिए गए, इसके मेंबर अलग है, इसके मेंबर अलग है। इसमें एडिशनल मेंबर्स जोड़ दिए गए, यस, 6 न्यू मेंबर्स वर एडेड, 6 नए इंडियंस को यहाँ पर ला दिया गया ना। क्यों लाया गया, वाई, वाई इट वाज टेकन। ठीक है, 1853 में इंडियंस को अब इन्वॉल्व क्यों किया गया, क्योंकि भैया डिमांड भी रेज हो रहा था। दूसरा, इंडिया के लिए लॉ बनाना है तो थोड़ा सा इंडियन कंडीशंस को जानना और जरूरी, प्रॉपरली एडमिनिस्टर करना है। ठीक है, तो ये चीज है, तो इसीलिए यहाँ पर इंडियंस को ऐड किया गया, अ सेपरेट। ठीक है, बिल्कुल भैया, अ सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, नोन एज इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये एग्जिस्टेंस में आ गई यहाँ पर, a separate legislative council that came into existence। ठीक है, ये चीज जो फंक्शन करने लगी बिल्कुल पार्लियामेंट की तरह, सेम प्रोसीजर जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में होता था, सेम टू सेम यहाँ से शुरुआत होती है। यस, द रियल बिगिनिंग ऑफ द पार्लियामेंटरी सिस्टम इन इंडिया, रियल बिगिनिंग, बिल्कुल प्रोसीजर बिल्कुल सेम टू सेम वो फॉलो किया जैसा ब्रिटिश पार्लियामेंट में होता है।
ओके, ये चीज इंट्रोड्यूस एन ओपन कंपटीशन सिस्टम, सिलेक्शन ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ द सिविल सर्वेंट्स, ओके, एक्सटेंडेड द कंपनीज रूल एंड अलाउड इट टू रिटेन द पोजेशंस ऑफ द इंडियन टेरिटरीज, यहाँ पर बिल्कुल अनलाइक द प्रीवियस चार्टर्स, ये चीज ठीक है। ये चीज नाउ ये जो चार्टर एक्ट 1853 में यहाँ पर अभी हमने देखो पूरा पढ़ लिया, तो इसमें कभी कहीं पर भी रिन्यू का ऑप्शन नहीं, रिन्यू का ऑप्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब क्राउन का मन नहीं था कि वो रिन्यू करे, इसीलिए बोला कि ठीक है देखते हैं, अभी तो तुम रूल करो, अभी तो कंपनी के अंडर में रूल रहेगा, ये चीज ठीक है ना, ये चीज ठीक है। नाउ 6 न्यू लेजिस्लेटिव मेंबर्स, ये मैंने बताई थी आपको, 4 मेंबर्स जो थे वो अपॉइंट किए गए कहाँ से, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा से, ठीक है, 4 मेंबर वहां से लिए गए। ओके, सर क्रिएटिंग एंड द फंक्शनिंग ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर था ऑफ द चार्टर एक्ट ऑफ 19th सेंचुरी, ठीक है। ठीक है नाउ अब आता है 1858, ठीक है, अब आता है द चार्टर, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, पॉपुलरली नोन एज, यस पॉपुलरली नोन एज द एक्ट फॉर बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भैया ये 1857 के रिवोल्ट के बाद आया, ठीक है, 1857 के रिवोल्ट के बाद आया। दिस एक्ट एंडेड, बिल्कुल एंडेड द मोनोपोल, एंडेड द रूल ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड एस्टैब्लिश्ड द अथॉरिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ये चीज ओके। यहाँ पर स्टैब्लिश हो गया क्या, टेरिटरीज अंडर रेवेन्यू जो भी था वो सब ट्रांसफर पावर हो गया किसको, ब्रिटिश क्राउन को, सब कुछ एवरीथिंग। अब इसके मेन फीचर्स क्या थे, मेन फीचर्स बेसिकली इंडिया और इंग्लैंड दोनों में ही जो जिससे चेंजेस हुए, बहुत ज्यादा चेंजेस हुए यहाँ से, यहाँ पर जो भी अब यहाँ पर यानी कि इंडिया के अंदर जो भी टेरिटरीज गवर्न की जाएंगी थ्रू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, बिल्कुल ठीक है, हर मेजेस्टी यानी कि जो क्राउन है वो रूल करेगा थ्रू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ठीक है। अ न्यू पोस्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंग्लैंड, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ, इससे क्या हुआ, जो डुअल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड हुआ था ना 1784 से, वो एबॉलिश कर दिया गया, वो क्या किया गया, एबॉलिश्ड, हटा दिया गया, गॉट इट। 15 मेंबर का एक काउंसिल बनाया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करने के लिए। इंडिया के अंदर जो पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल था उसे रीनेम कर दिया गया वाइस रॉय, एंड ही विल बी अपॉइंटेड फॉर अ फिक्स 5 year टर्म, बिल्कुल, ही विल बी अपॉइंटेड फॉर द 5 year टर्म, ठीक है, ये चीज वेल। द एक्ट ऑफ 1858 ट्रांसफर किया इसने पावर को बिल्कुल कंपनी से क्राउन में, ठीक है, बट एडमिनिस्ट्रेशन में कोई वो चेंज लेकर के नहीं आया, बिल्कुल भी लेकर के नहीं आया। एडमिनिस्ट्रेशन में जो चेंज आया वो काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 से आया, ये काफी इंपॉर्टेंट एक्ट है भैया। मैंने अभी आपको क्या बताया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है, पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये 1853 के एक्ट से एस्टैब्लिश किया गया, इसको और इलेबोरेट किया गया बाय द काउंसिल एक्ट 1861, बिल्कुल बहुत सारे चेंजेस लेकर के आए जो नेसेसिटी थे, जो नेसेसरी थे, ठीक है, जिसमें कॉर्पोरेशन इंडियंस का थोड़ा सा हम लोगों ने लेने की कोशिश करी। यहाँ पर इंडियन काउंसिल एक्ट was the very important landmark in the constitutional and the political history of India. Yes, this is a very important point. This is a very important point. ठीक है, मेन प्रोविजंस क्या थे, गवर्नर जनरल जो था, जो वाइसरॉय था, उसे पावर मिल गया ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स बनाने के लिए। भैया लोकसभा के और राज्यसभा के ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स होते हैं जिनको हम टीबीआरस बोलते हैं, ये चीज, तो इसकी शुरुआत यहाँ से हुई। लॉर्ड कैनिंग ही वाज द वाइसरॉय और इसने स्टैब्लिश कर दिया पोर्टफोलियो सिस्टम, डिपार्टमेंट एलोकेट करना, भाई ए पर्सन है इसको एक्स काम की जिम्मेदारी दे दी, बी पर्सन है इसको वाई काम की जिम्मेदारी दे दी, गॉट इट। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये एक्ट शुरू हो गया, लेट द फाउंडेशन फर्स्ट टाइम इन द कैबिनेट सिस्टम, बिल्कुल कैबिनेट ये बनाना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इस जैसा सिस्टम को स्टैब्लिश कर दिया गया, ये काफी इंपॉर्टेंट फीचर है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, ओके, जिसमें मोर डिपार्टमेंट, जिससे इनकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ गई, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी बढ़ गई। अभी क्या था, ओके काम हुआ 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 हो गया नहीं, लेकिन अब तो भैया बी पर्सन का ही काम है कि वाई फंक्शन को कंप्लीट करना, टास्क को कंप्लीट करना, तो इनकी जिम्मेदारी है, ये ठीक है। 5 नए मेंबर जो है गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ऐड किए गए, मार्क द बिगिनिंग ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस फॉर द लॉ मेकिंग प्रोसेस। वाइसरॉय कैन नॉमिनेट द 3 इंडियंस और अकॉर्डिंगली 3 इंडियंस को अपॉइंट किया गया, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव।
यस, ये 3 इंडियंस थे जो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर थे। नॉन ऑफिशियल। अब भैया ऑफिशियल मेंबर क्या होते हैं और नॉन ऑफिशियल मेंबर क्या होते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल उठता है। ऑफिशियल मेंबर क्या है और नॉन ऑफिशियल मेंबर क्या है ना। भैया देखो, कोई भी काउंसिल है, उसके अंदर गवर्नमेंट का कोई अथॉरिटी है, गवर्नमेंट का कोई अधिकारी है, तो उसे हम ऑफिशियल मेंबर कहेंगे। और नॉन ऑफिशियल मतलब नॉन गवर्नमेंट पर्सन, ये चीज। ठीक है, नॉन ऑफिशियल यानी कि वो ऑफिस का पर्सन नहीं है, उसे बस खाली अपॉइंट किया गया डिस्कशन करने के लिए। ठीक है, विथ सर्टेन राइट्स एंड पावर्स एंड फंक्शंस द पर्टिकुलर नॉन ऑफिशियल मेंबर इज हैविंग। ये डिफरेंस होता है इन दोनों में। ठीक है, ये चीज, ये डिफरेंस है ऑफिशियल मेंबर और नॉन ऑफिशियल मेंबर। ठीक है, अभी तक सारे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ही अपॉइंट किए गए हैं। ऑफिशियल मतलब वो गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है, नॉन ऑफिशियल मतलब। ठीक है, ये चीज। ठीक है, नाउ गवर्नर जनरल जो है इज एम्पावर्ड टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल। बिल्कुल जैसे स्पीकर होता है ना, बिल्कुल तो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है, ही इज ही इज एम्पावर्ड टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन इस प्रोसेस से शुरू हुआ। हमने देखा था ना 1833 के एक्ट से बंगाल ने मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी की जो लेजिस्लेटिव पावर थी उसको एंड कर दिया था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, रिस्टोरिंग द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज। यस, इन प्रेसिडेंसीज को उसने रीस्टैब्लिश किया। यहाँ पर नए काउंसिल्स और बनाए गए, नॉर्थ बंगाल में बनाया गया, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में बनाया गया, पंजाब में बनाया गया 62, 66, 97 में। ओके, ये चीज स्ट्रिक्ट फंक्शन था यहाँ पर लेजिस्लेटिव। यस, लेजिस्लेटिव काउंसिल अब सिर्फ लेजिस्लेट करेगी, लॉ बनाएगी, ये चीज। गॉट इट। यहाँ पर नेक्स्ट आता है, इसमें द बिल पास्ड बाय द लेजिस्लेटिव काउंसिल, गवर्नर जनरल उसे एसेंट देंगे तब जाकर के वो एक्ट बनेगा। भैया देखो, बिल्कुल पार्लियामेंट के सिस्टम की तरह है। बिल इंट्रोड्यूस हुआ, इसकी वेरियस रीडिंग्स हुई। ठीक है, रीडिंग्स हुई, पास हुआ, वोटिंग हुई। ठीक है, ये पास हुआ बिल और फिर उसके बाद में एसेंट मिला, है ना। इसी तरीके से अपने यहाँ इंडिया में भी एक्ट बनता है और ब्रिटेन में भी बनता था। तो ये सिस्टम पहली बार इस एक्ट से स्टैब्लिश किया गया, इसीलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। प्लस वाइसरॉय को ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर दे दी गई। यस, यहाँ से मिल गया पावर, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। 6 मंथ्स के लिए ये ऑर्डिनेंस एक्ट में रहता था। ठीक है, ये चीज। चलो ठीक है, ये थोड़ा कमेंट सेक्शन में देखते हैं। होगा पॉलिटिक्स, बिल्कुल हर्ष, बिल्कुल पूरा होगा बेटा। देखो भैया, डीजे विद एसजे बड़ा अच्छा नाम है बेटा आपका, इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो वर्क था वो सिर्फ लॉ बनाना था। ठीक है, वो काम था सिर्फ लॉ बनाना। मान लो कोई भी नई हेल्थ पॉलिसी लेकर के आनी है कि गवर्नमेंट इस तरीके से एक्ट करेगी। ठीक है, तो वो हेल्थ एक इश्यू हो गया, ये एक सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, ये एक सब्जेक्ट हो गया, एक मैटर हो गया, और वी कैन से दैट इट इज अ मैटर। ठीक है, ये चीज। अब इसके ऊपर यहाँ पर एक ड्राफ्ट आएगा। क्या आएगा, ड्राफ्ट, एक डॉक्यूमेंट। और जब वो, इसको कहते हैं हम लोग बिल, और जब ये बन जाएगा, कानून बनेगा कुछ भी, उसे हम लोग कहेंगे एक्ट। ठीक है, ये चीज। ओके, ये तो इसको बोलते हैं अपन, ये काम होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू दीपिका जी, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, हाँ भैया डेली होगी, ब्रेव ब्यूटी की ये क्लास डेली होगी। ठीक है, बिल्कुल डेली होगी। तो ये था हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। अब आता है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। अब देखो, यहाँ से पहले क्या हुआ, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गई। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गई। ठीक है, तो ये चीज। तो बेटा ऑर्डिनेंस का था जो पॉइंट था ना, ऑर्डिनेंस वाला विजय, ऑर्डिनेंस जो था, ये जो पावर थी, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, ये पहली बार गवर्नमेंट वाइसरॉय को मिली 1861 के एक्ट से। और 6 मंथ्स के लिए ये ऑर्डिनेंस वो पास कर सकते हैं। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। ये हम लोग जब उनके सेक्शन डील करेंगे ना, तब हम उसमें पढ़ लेंगे। तो बस अभी आप इतना ध्यान रखिए कि ordinance making power for the governor general or the viceroy, it came through the act of 1861। got it, ये चीज। ठीक है, ना यहाँ पर 1861 के जो रिफॉर्म्स थे, यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का एक्सपेंशन, उनमें इंडियंस का प्रेजेंट होना, और ये सारी चीजें इंडियंस को सेटिस्फाई कम कर रही थी, क्योंकि उसमें कम थे। बोलो, द नंबर्स वर वेरी कम, तो सब्सटेंशियल पावर हम लोगों को चाहिए।
फीलिंग भी बढ़ रहा था नेशनलिज्म का। तो यहाँ पर हमने डिमांड रेज करना स्टार्ट किया, ठीक है, अगेंस्ट द ब्रिटिश, इन फ्रंट ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, ठीक है, यहाँ पर। और उन्होंने पास किया था इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। इकोनॉमिक कंडीशन भी बेटा इंडिया में बहुत ज्यादा फास्टली डिटीरिएट कर रही थी, इंडियंस की कॉटेज इंडस्ट्रीज भी चली गई थी, रिप्रेसिव मेजर्स थे जैसे लॉर्ड लिटन के बहुत सारे, और इन्हीं सब के चलते एफर्ट्स किया इंडियन नेशनल कांग्रेस ने और ये एक्ट पास हुआ ऑफ द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। प्रोविजंस क्या था? exclusive deals with the power, function and composition of the Legislative Council of India। ये बिल्कुल, ये सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली डील करता है इंडियन काउंसिल को। इसने क्या किया? स्ट्रेंथ बढ़ा दी, एडिशनल मेंबर्स बढ़ा दिए, किसमें? सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, ठीक है, ये चीज। नाउ दे कैन डिस्कस द बजट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसको अपन लोग बजट बोलते हैं, बट अंडर सर्टेन कंडीशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस। 1861 के एक्ट में ये चीज नहीं थी, बजट डिस्कस नहीं कर सकते, ठीक है, ये चीज। एक्ट ने ऑथराइज किया कि भैया काउंसलर जो है वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, यस दे कैन एड्रेस द क्वेश्चन गवर्नमेंट मैटर्स के ऊपर, लेकिन 6 दिन का प्रायर नोटिस देना होगा, और उसमें भी गवर्नमेंट की डिस्क्रिप्शन के ऊपर है कि वो जवाब दे या नहीं दे। क्वेश्चंस could only be asked in accordance with the rule, yes in accordance with the rule made by the governor general, ठीक है, made by the governor general, ठीक है। नाउ एसोसिएशन ऑफ द नॉन ऑफिशियल मेंबर्स विद द लेजिस्लेटिव काउंसिल, बिल्कुल प्रोवाइड किया गया। डायरेक्ट इलेक्शन को अवॉइड किया गया यहाँ पर, बिल्कुल इनडायरेक्टली दीज मेंबर्स वर इलेक्टेड इनडायरेक्टली। पहले क्या था? पहले अपॉइंट होते थे, पहले जो वाइसरॉय है वो अपॉइंट करता था इनको, ठीक है, नॉमिनेट करता था, लेकिन अब इनडायरेक्ट मैनर में इलेक्शन शुरू हो गए। यस, रिकमेंडेड। इलेक्शन इस एक्ट में कभी भी यूज नहीं हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। ये कई एग्जाम्स में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, चाहे वो यूपीएससी का हो कई बार, या फिर स्टेट सर्विसेज का एग्जाम हो, लाइक राजस्थान, यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, कईयों बार। Yes, the word election was used in which one of the following act for the very first time। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट मैनर में अपॉइंटमेंट शुरू हो गया, इलेक्शन शुरू हो गया, लेकिन ये वर्ड कभी भी इस एक्ट में नहीं डाला गया, ठीक है, ये चीज। हमारा मेन मकसद क्या है इन सारी चीजों को पढ़ने का? एग्जाम के लिए, हमको एग्जाम पास करना है, ठीक है, तो हमको ये छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखनी होंगी, जो कि जनरली हम जब रट्टा मारते हैं तो भूल जाते हैं, ठीक है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर इनको पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ठीक है, ये चीज मेन। अब आता है द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, जिसको हम लोग बोलते हैं द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। यस, मॉर्ले मिंटो, ही वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है, ही वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड ही वाज द वाइसरॉय, ही वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। इंडियन काउंसिल एक्ट, इसके लिए एक चीज और जुड़ी हुई है, दैट इट established the policy of divide and rule in India, ठीक है, पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल इन इंडिया, ठीक है, ये इसने यहाँ पर स्टैब्लिश कर दिया। इनेक्टमेंट हुआ, डिससेटिस्फैक्शन थे इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 के, इसीलिए क्योंकि वो उनको काफी ज्यादा पावर्स नहीं दे पाए थे। बजट भी डिस्कशन करने के लिए हमारे पास इतना नहीं था, यहाँ पर हम लोग सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी आस्क नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, तो ये चीज, ठीक है, यहाँ पर तो इसीलिए ये एक्ट पास किया गया। रिएक्शनरी पॉलिसीज थे कर्जन के बहुत सारे, नेचुरल क्लैमिटीज थे, ये चीज। फिर क्या हुआ? जापान ने रशिया को हरा दिया, एक्सट्रीमिज्म का ग्रोथ आया, इसको कर्व करने के लिए, और इंडियन मुस्लिम लीग स्टैब्लिश हो गई यहाँ पर। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स थे जिनकी वजह से इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 ये पास हुआ, ठीक है। इकोनॉमिक कंडीशंस डिटीरियोरेट कर रही थी, एक्ट पास कर दिया गया 1909। 1910 में वो फोर्स में आया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भी ध्यान रखिएगा। यस, कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ जाता है, ओके, ये चीज। नाउ क्या था? साइज, लेजिस्लेटिव काउंसिल का साइज बढ़ा दिया गया। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो था वो 16 मेंबर्स से 60 मेंबर्स पे ला दिया गया, यानी कि पहले 16 मेंबर्स थे, अब 60 मेंबर्स हो गए, किसमें? लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ओके, ये चीज। अनइवन, प्रोविंशियल काउंसिल्स में भी नंबर्स बढ़ाए गए, पर लेकिन अनइवन थे। फिक्स्ड होगा रेगुलेशंस के थ्रू एज पर द पॉपुलेशन। ऑफिशियल मेजोरिटी अभी भी रिटेन्ड है, नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी प्रोविंसेस में बना दी गई, ठीक है, ये चीज। एक्ट इंक्रीज द पावर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। नाउ डिस्कशन ऑफ द बजट, बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा।
ठीक है। हाँ भाई अनुराग, ये बिल्कुल पोस्टेड रहेगा। यस, पोस्टेड रहेगा। डिस्कशन ऑफ बजट, ठीक है। मेंबर्स वर गिवन राइट टू मूव रिजोल्यूशंस, लोकल ग्रांट्स, लोकल गवर्नमेंट्स परमिटेड टू डिस्कस एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, बिल्कुल नॉट परमिशन, दे वर नॉट अलाउड टू डिस्कस द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, बट दे वर गिवन द राइट टू आस्क द क्वेश्चन। ये सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी वो लोग पूछ सकते थे। डिस्कशन ऑन द जनरल पब्लिक इंटरेस्ट वाज परमिटेड, यानी कि थोड़ा थोड़ा सा जो पावर था वो और एक्स्ट्रा मिलना शुरू हो गया। ठीक है, ये चीज है, ये 1909 के एक्ट से स्टैब्लिश हो गया। ठीक है, अगर हम शॉर्ट में बात करें, इंडियन काउंसिल्स वर गिवन द पावर ऑफ अ फुल फ्लेजेड लेजिस्लेचर। अब ठीक है, वोट फॉर ग्रांट्स और द मूव मोशंस, नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ये सब जो है मूव नहीं कर सकते थे, बिल्कुल नहीं किया जा सकता था। ये थी अब हमारी डिमांड, तो भैया हमको ये भी चाहिए। ठीक है, ये हमको अब ये भी चाहिए। सत्येंद्रनाथ सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, एसपी सिन्हा, ये पहले इंडियन बने। एज अ लॉ मेंबर इनको अपॉइंट किया गया इन द वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, अ पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, एसपी सिन्हा द फर्स्ट इंडियन, ये चीज। इट इंट्रोड्यूस अ सेपरेट इलेक्टोरेट, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन पहली बार शुरू हुआ। ठीक है, मुस्लिम्स के साथ साथ कॉर्पोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटीज, इनको भी जो है सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ये प्रोवाइड किया गया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है किसके लिए? द मुस्लिम्स के लिए। अगस्त 20 1917 को एक आता है अगस्त डिक्लेरेशन। यस, अगस्त डिक्लेरेशन, ये आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। ठीक है, डिक्लेरेशन जिसको हम लोग मोंटेगियो स्टेटमेंट बोलते हैं, मोंटेगियो स्टेटमेंट ये कहा जाता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट आता है और यहाँ पर इंडियंस को एसोसिएट करने की बात कही जाती है इन एवरी ब्रांच ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ग्रेजुअल डेवलपिंग द सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। और इसी बात के लाइट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पास होता है। नाउ द पॉइंट टू बी नोटेड, ये जो एक्ट है, दिस इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, पॉपुलरली नोन एज द मोंटेग्यो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, एंड इट केम इनटू फोर्स इन 1921। बिल्कुल लॉर्ड रीडिंग के टाइम पर ये फोर्स में आता है, हालांकि इंट्रोडक्शन पहले ही हो जाता है। इंट्रोडक्शन, द चेंजेस इन द होम गवर्नमेंट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को डिप्राइव कर दिया जाता है कुछ फंक्शन से और उनकी जगह पर एक हाई कमिश्नर का एक नया ऑफिस क्रिएट किया जाता है। ये हाई कमिश्नर को जो है इंडियन रेवेन्यू से पे आउट किया जाएगा। ठीक है, इंडियन रेवेन्यू से पे आउट किया जाएगा। गॉट इट? इंडिया चेंजेस बोथ इन द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेटिव स्फीयर। हाँ हाँ, चलो बहुत बढ़िया है ये। अब यहाँ पर देखते हैं सेंट्रल कंट्रोल। यस, सेंट्रल कंट्रोल ऑफ द प्रोविंसेस वाज रिलैक्स्ड, सेपरेटिंग द सेंट्रल एंड द प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट यानी कि मैटर, यानी कि इश्यूज। भैया हम लोग पढ़ते हैं ना, फेडरल लिस्ट में एक यूनियन लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है, वैसे ही यहाँ पर एक सेंट्रल लिस्ट होगी और एक प्रोविंशियल लिस्ट होगी। ठीक है, सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर ऑथराइज्ड टू मेक लॉस विद रिस्पेक्ट टू दीज सब्जेक्ट्स। बिल्कुल, वो अब इन पर लॉ बना सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी सेंट्रल सब्जेक्ट के ऊपर, प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाएगी प्रोविंशियल सब्जेक्ट के ऊपर। ओके, ये चीज ठीक है। गॉट इट? ये पार्ट डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड, भैया सबसे इंपॉर्टेंट। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड एट द प्रोविंशियल लेवल। यस, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड एट द प्रोविंशियल लेवल। सब्जेक्ट हो गए ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट। भैया बता देता हूँ आपको, एक्सप्लेन कर देता हूँ कि डायरकी है क्या। व्हाट इज डायरकी? डायरकी में क्या किया कि जितने भी सब्जेक्ट है, जैसे प्रोविंशियल लिस्ट के पास है ना, प्रोविंसेस के पास, तो इन सब्जेक्ट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक हो गए रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स, ठीक है, एक हो गए रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स और एक हो गए ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। क्या हो गए? ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। ठीक है, ये है अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नर और ये है अंडर द कंट्रोल ऑफ द मिनिस्टर्स। अब ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट कैसे हैं भैया? ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट जैसे हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन, है ना, ये चीज, इंडस्ट्रीज। अब इनको पॉलिसीज ग्रोथ करना है तो इसके लिए क्या चाहिए? पैसा, तो वो रिजर्व में है। फाइनेंस, रेवेन्यू, ये सब गवर्नर के हाथ में, वो रिजर्व है। तो जब तक पैसा नहीं आएगा तब तक इन चीजों का कोई यूज नहीं। तो डायरकी, ये सिस्टम एस्टैब्लिश किया गया प्रोविंसेस में, ये फ्लॉप कर गया, ये फेल कर गया। ठीक है, यहाँ पर फिर से हमने डिमांड रेज करना शुरू किया कि हमको प्रोविंशियल ऑटोनॉमी चाहिए, जिससे हम प्रोविंसेस को जो है फिर से जो प्रोविंसेस के जो है वो डेवलप कर सके। ठीक है, ये चीज। बाई कैमरलिज्म, बिल्कुल, दो हाउसेस बना दिए गए। डायरेक्ट इलेक्शन सब कंट्री में होना शुरू हो गए। यस,
डायरेक्ट इलेक्शन, ये जो वर्ड है पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में आया, 1909 में भी नहीं आया, 1919 में आया। इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल का बना एक अपर हाउस जिसको हमने कहा काउंसिल ऑफ स्टेट्स, और एक बना लोअर हाउस जिसे कहा गया लेजिस्लेटिव असेंबली, ये चीज। एंड टू बी मेंबर्स, बिल्कुल बोथ द हाउसेज ऑफ द मेंबर्स वर चूजन बाय द डायरेक्ट इलेक्शन, बिल्कुल। अभी यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट इलेक्शन है दोनों हाउस के मेंबर्स का, ओके, ये चीज। गॉट इट। नाउ ग्रांटेड फ्रेंचाइजी, लिमिटेड बेसिस था, टैक्स प्रॉपर्टी एजुकेशन इसके बेस पे ही फ्रेंचाइजी थी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी जैसा कोई सिस्टम नहीं था, ठीक है। लेकिन कम्युनल इलेक्टोरेट मिल गया अब सिख को, एंग्लो इंडियंस को। यहाँ पर पहली बार सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन इसको स्टैब्लिश किया गया, और 1926 में रिक्रूटिंग सिविल सर्विसेज कमीशन ये अपॉइंट किया गया, और 1926 से अब एग्जाम इंडिया में भी होने लगी, बिल्कुल दिल्ली और लंदन में दोनों टाइम पर साइमल्टेनियसली ये एग्जाम कंडक्ट हो गई। गॉट इट। जस्ट फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द सिविल सर्विसेज, दिस वाज। प्रोविंशियल बजट को सेपरेट कर दिया गया सेंट्रल बजट से। अब प्रोविंसेस के पास पावर था कि अपना वो खुद का बजट बना सके, ठीक है, 1919 के एक्ट से। अब इसमें एक और पॉइंट था कि भैया 10 साल के बाद एक रिव्यू कमीशन, स्टैट्यूटरी कमीशन जो है ये अपॉइंट किया जाएगा, जो इंक्वायर करेगा इस और रिपोर्ट देगा इस एक्ट के बारे में। आप लोगों को याद हो 1927 में हिस्ट्री में हमने पढ़ा है साइमन कमीशन अपॉइंट हुआ, है ना, बहुत ज्यादा इम्पैटस मिला हमारे इस साइमन कमीशन के अपॉइंटमेंट से टू द इंडियन नेशनल मूवमेंट। गांधी जी ने स्टार्ट किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सॉल्ट सत्याग्रह, ठीक है, ये चीज। तो दिस वाज द एक्ट ऑफ 1919। लेकिन हम लोग उसमें भी खुश नहीं थे, क्यों? क्योंकि डायरकी आया था। डायरकी जो है हमारे लिए हमको सही नहीं लगा, तो हम इससे सेटिस्फाइड नहीं थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट फिर ये पास हो गया बेसिस ऑन द रिपोर्ट ऑफ साइमन कमीशन, नेहरू कमीशन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये सब कुछ हो चुका था। यहाँ पर हम लोग हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं ये सारी चीजें, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया। सेकेंड माइलस्टोन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भैया बहुत लेंदी था ये, इट वाज वेरी लेंदी इन द डिटेल्ड डॉक्यूमेंट। 10 तो शेड्यूल थे इसमें, 321 सेक्शंस थे इस पार्ट में, और प्रोवाइडेड, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब यहाँ पर पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है। इट प्रोवाइडेड द फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन कंसिस्टिंग ऑफ प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स एज यूनिट्स, ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स एज यूनिट्स, बिल्कुल फेडरेशन बन गया। फेडरेशन, फेडरेशन में क्या क्या था, इंडियन स्टेट्स थे या कि इंडियन प्रोविंसेस, ठीक है, इंडियन प्रोविंसेस जो ब्रिटिश गवर्नर के अंडर में थे, और प्रिंसली स्टेट्स, और प्रिंसली स्टेट्स, ये लोग, ठीक है, ये चीज, ये एक फेडरेशन बन गया। 3 लिस्ट बना दिए गए, फेडरेशन बना तो फेडरल पावर्स भी आएंगे, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ये आगे चल के बनी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, है ना, ये पावर। रेसिडरी पावर वर गिवन टू द वाइसरॉय, बिल्कुल वाइसरॉय को दे दी गई, पर फेडरेशन कभी आया नहीं, क्यों? बना ही नहीं, बन तो गया, अपॉइंट तो कर दिया, लेकिन बना ही नहीं, प्रिंसली स्टेट ने कभी इसको ज्वाइन ही नहीं किया, ठीक है। इट एबॉलिश्ड डायरकी, ओहो, डायरकी, बट प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को स्टैब्लिश कर दिया गया, ये चीज। डायरकी वाज स्टैब्लिश एट सेंटर, अब हमारा सेंटर में जो है फेडरल सब्जेक्ट में डिवीजन हो गया, इसमें रिजर्व सब्जेक्ट्स में और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, ठीक है, ये चीज, ठीक है, ये चीज। गॉट इट। नाउ द एक्ट इंट्रोड्यूस्ड द रिस्पांसिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस, बिल्कुल रिस्पांसिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस। 1937 में इलेक्शंस होते हैं और कांग्रेस गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है, ये चीज। गॉट इट, ये चीज। बाई कैमरल लेजिस्लेचर ये इंट्रोड्यूस हो गया इन द 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस। बाई कैमरल लेजिस्लेचर ये इंट्रोड्यूस हो गया आउट ऑफ 6, ठीक है, 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस, ठीक है, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम एंड यूपी, यहाँ पर बाई कैमरल लेजिस्लेचर बना दिया गया। प्रोविंसेस में ये ध्यान रखना भैया, ये अभी प्रोविंसेस की बात चल रही है, 1919 के एक्ट से क्या हो रहा, सेंटर में हो गया था, अब यहाँ पर प्रोविंसेस में भी आ गया। कितने? 6 प्रोविंसेस, और अभी भी इंडिया में 6 प्रोविंसेस में, यानी कि 6 इंडियन स्टेट्स में बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, वो ये नहीं है, पर हाँ 6 है, ठीक है, ये चीज। लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि अपर हाउस, लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि लोअर हाउस, ठीक है, और कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को भी एक्सटेंड कर दिया गया, सेपरेट इलेक्टोरेट, डिप्रेस्ड क्लास एंड द शेड्यूल्ड क्लास। Establishment of the Reserve Bank of India, establishment of Federal Public Service Commission and the Provincial Public Service Commission and the Joint Public Service Commission,
ठीक है। स्टैब्लिशमेंट ऑफ द फेडरल कोर्ट 1937 में, जिसको अब हम सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। रिजर्व बैंक को हम आरबीआई बोलते हैं। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को हम यूपीएससी बोलते हैं। प्रोविंसेस में जो भी पीएससीज बने उनको हम स्टेट पीएससीज बोलते हैं। ठीक है, ये चीज। अब आता है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। 28 फरवरी 1947 को क्लीमेंट एटली ये एक्ट पास करते हैं, डिक्लेयर करते हैं कि हम 3 जून को इंडिया को फ्री कर देंगे। लेकिन नावखली में बहुत सारे, मतलब इन द बंगाल एंड पंजाब कम्युनल रिवॉर्ड्स होते हैं। 46 में डायरेक्ट एक्शन डे का ये जो ये अनाउंसमेंट आता है, और 47 में बहुत रिवॉर्ड्स होते हैं। 3 जून 3 जून 1947 को ब्रिटिश गवर्नमेंट क्लियर कर देती है कि वो इंडिया में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बना चुकी है, ठीक है, जो उसमें वो एक्सेप्ट नहीं होगा, जो उसको एक्सेप्ट उसमें अप्लाई नहीं होगा, जिसको वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। ठीक है, ये चीज। और यहाँ पर 3 जून 1947 को माउंटबेटन वाइसरॉय जो ऑफ इंडिया होते हैं अपना पार्टीशन प्लान पुट करते हैं, जिसको माउंटबेटन प्लान कहा जाता है। इस प्लान को मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस दोनों ही एक्सेप्ट करते हैं, और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ये पास हो जाता है। क्या है एक्ट भैया? इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया, सोवरेन स्टेट बन गया 15 अगस्त 1947। पार्टीशन वॉज डन। ठीक है, पार्टीशन वॉज डन। ठीक है, ये चीज। विजय, ओके ओके ओके, आई गो स्लो, आई एम रियली सॉरी, मैं थोड़ा सा तेज हो गया। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा ऐसा खासी चीज है नहीं बेटा। ठीक है, ये जस्ट एक रिवीजन टाइप, एक स्टैब्लिशमेंट टाइप है ये, इसीलिए। ठीक है, मेन सेक्शन तो अब शुरू होगा। ठीक है, ये चीज। पार्टीशन ऑफ इंडिया वॉज डन। ठीक है, पार्टीशन ऑफ इंडिया वॉज डन। ठीक है, ये चीज। तो 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान ये स्टैब्लिश कर दिए गए। वाइस रॉय का ऑफिस एबॉलिश कर दिया गया। गवर्नर जनरल एक डोमिनियन का बना दिया गया। ठीक है, हु वाज टू बी अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश किंग, अभी डोमिनियन कैबिनेट के बिहाफ पर, ठीक है, उनकी एडवाइस पर ये अभी ब्रिटिश जो है किंग है वो अपॉइंट करेंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई दोनों डोमिनियंस के लिए। ठीक है, अपने रेस्पेक्टिव नेशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। सेक्रेटरी ऑफ ऑफिस जो था वो एबॉलिश कर दिया गया। ठीक है, एंड उसका जो फंक्शन था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ अफेयर्स ये ट्रांसफर कर दिया गया। कॉमनवेल्थ अफेयर्स, कॉमनवेल्थ मतलब जो इंग्लैंड के जितने भी कॉलोनीज थे उन सब ने मिला के एक ग्रुप बनाया, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसे कॉमनवेल्थ कहा जाता है। और फ्रीडम हो गई प्रिंसली स्टेट्स को कि वो किसको ज्वाइन करना चाहते हैं, ईदर द डोमिनियन ऑफ इंडिया और द डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान, और टू रिमेन इंडिपेंडेंट। ये चीज प्रोवाइडेड फॉर द गवर्नमेंट ऑफ ईच डोमिनियंस। ठीक है, ये चीज 1935 के एक्ट के अकॉर्डिंगली, जब तक नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता। द डोमिनियंस वर हाउएवर ऑथराइज्ड टू मेक मॉडिफिकेशन इन द एक्ट। बिल्कुल, इस एक्ट में वो मॉडिफिकेशंस अपने नीड के अकॉर्डिंगली बना सकते हैं। एंड यस, इस तरीके से हमको इंडिपेंडेंस मिल जाती है। ठीक है, नाउ 1946 में, 1946 में आफ्टर द क्विट इंडिया मूवमेंट, जब कैबिनेट मिशन भी आता है, तब इंडिया के अंदर एक इंटरिम गवर्नमेंट बनती है। ठीक है, यस, इंटरिम गवर्नमेंट ये बनती है इन द ईयर 1946। ये टेबल जो है हमारे एकदम लास्ट में दे रखी है हमारी बुक के अंदर। ठीक है, ये चीज। वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है ये मेंबर होते हैं, ये सारे। ठीक है ना, ये जो काउंसिल है इसके जो हेड, वाइसरॉय अभी भी अपनी काउंसिल के हेड है, लेकिन इसके वाइस प्रेसिडेंट एक इंडियन को बनाया जाता है, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। ये कौन है? ये वाइस प्रेसिडेंट है। ये वाइस प्रेसिडेंट है। ये सब इंडियन है, आप देख सकते हो, सारे के सारे इंडियन है। ठीक है, अलॉन्ग विद द मुस्लिम लीग आल्सो, द मेंबर्स ऑफ द मुस्लिम लीग आल्सो। अब ये पोर्टफोलियोज है, इनको दिए गए हैं। ठीक है, कैबिनेट है ये उनका, वाइस रॉय का। ये पोर्टफोलियोज है। एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ रिलेशन, सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिलता है होम मिनिस्ट्री, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। राजेंद्र प्रसाद वॉज अ फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर। जॉन मथाई वॉज इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज। Jagjeevan Ram was a labor minister. Sardar Baldev Singh was a defense minister. C.H. Bhabha was a works and mine and power. लियाकत अली खान फाइनेंस। ओहो, सबसे इंपॉर्टेंट है। अब्दुल रब निश्तर पोस्ट एंड एयर। आसिफ अली रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट। सी राजगोपालाचारी एजुकेशन एंड आर्ट्स। आई चुदियागर चुंदरीगर कॉमर्स। गजफ्फर अली खान हेल्थ। एंड जोगिंदर नाथ मंडल लॉ। ठीक है, ये चीज। तो ये बेटा कभी कभी हमको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछने को आ जाता है स्टेट पीएससी में, यूपीएससी में नहीं आएगा, स्टेट पीएससी में आएगा। और फिर उसके बाद जब 1947 में डोमिनियन की गवर्नमेंट बनती है, तब ये मेंबर्स, तब ये उनके पोर्टफोलियोज हैं। द जवाहरलाल नेहरू ही वाज द प्राइम मिनिस्टर। साइंटिफिक रिसर्च, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ। सरदार वल्लभ भाई पटेल इटसेल्फ होम, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग एंड स्टेट्स। राजेंद्र प्रसाद जी फूड एंड एग्रीकल्चर। मौलाना आजाद द एजुकेशन मिनिस्टर। ठीक है, जॉन मथाई रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट।
चिट्टी फाइनेंस मिनिस्टर, डॉक्टर अंबेडकर लॉ मिनिस्टर, जगजीवन राम लेबर मिनिस्टर, बलदेव सिंह डिफेंस मिनिस्टर, राजकुमारी अमृत कौर हेल्थ मिनिस्टर, सी एच भाभा कॉमर्स मिनिस्टर, रफी अहमद किदवई कम्युनिकेशन मिनिस्टर, श्याम प्रसाद मुखर्जी इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज एंड मिस्टर वी एन गाडगिल वर्क्स एंड माइंस एंड पावर्स। ये ठीक है, तो ये सब मिनिस्टर्स अपॉइंट होते हैं हमारे 1947 में। यस, ये 1947 में जो एक इंटरिम गवर्नमेंट बनती। ओके, तो दिस वाज द मेकिंग ऑफ, सॉरी, दिस वाज द हिस्ट्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। ठीक है, किस तरीके से, यस, हमने भैया बहुत सारा क्वेश्चन अडॉप्ट करते हैं ना कि हमने क्यों पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया, क्योंकि ये सिस्टम इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स ने इसको स्टैब्लिश किया और हम इस सिस्टम के यूज टू हो गए थे। प्लस हमको यहां पर लगा कि यहां पर कोई भी एक पर्सन, यस, कोई भी एक पर्सन डिक्टेटर नहीं बन सकता, बिल्कुल नहीं। ठीक है, हम इस सिस्टम को मॉडिफाई कर सकते हैं थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस के साथ। अगर हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो चेक एंड बैलेंस दोनों है। प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट के ऊपर चेक भी है और बैलेंस भी बना रखा है पीएम के साथ। यस, ये सुप्रीम है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लेकिन रियल हेड प्राइम मिनिस्टर। ये सब काम कर सकते हैं लेकिन विद द एडवाइस ऑफ पीएम है। ये पीएम रेस्पॉन्सिबल है मासेस को, ठीक है, लोकसभा को, द पॉपुलर हाउस को। ठीक है, पीजी, तो ये चेक एंड बैलेंस का जो सिस्टम है इसको स्टैब्लिश किया है। गॉट इट। यहाँ पर काउंसिल्स, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी मतलब पीपल, खाली ये नहीं कि भैया हमने वोट कर दिया तो हमारी डेमोक्रेसी हो गई, हमने इलेक्ट कर दिया तो डेमोक्रेसी हो गई। नो, इंस्टीट्यूशंस भी बहुत सारे होते थे, ये स्टैब्लिश किए गए इंडिया के अंदर। ओके, चीज, चलो अब हम देखते हैं जरा कि भैया कौन कौन से हमारे फ्रेंड्स को डाउट्स है, जरा देखें इसमें यहाँ पर चैट सेक्शन में, है ना। क्या बोलते हैं भैया विजय, ओके, सर आपको सही नहीं आ रहा है, अच्छा ठीक है, थैंक यू भैया, नहीं आ रहा तो ओके। हम्म, पार्वती सिंह, ओके ओके पार्वती, आई एम रियली सॉरी बेटा, थोड़ा सा तेज था मैं, ठीक है। इसके नोट्स कैसे बनाते हैं बेटा, नोट्स हम अभी पीडीएफ हमारे इस ग्रुप में शेयर कर देते हैं आपके साथ, आप खाली इसी को अच्छे से रीड कर लीजिएगा, ठीक है, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके। ओके ओके, मतलब मेरा स्पीड थोड़ा ज्यादा था, आई एम रियली सॉरी। अब अगली क्लास से अपन या अगले उसमें टॉपिक में अपन एकदम स्लो चलेंगे, एकदम धीरे धीरे। जसप्रीत, you have already read 24 chapters, which is good. It is very good. Okay. Okay. Yes, August Declaration, that was 1917. Brave Beauty. Hmm. Yes, nomination was used. That's correct. ठीक है, चलो खैर। विजय, अगर आपको स्क्रैच से स्टार्ट करना है बेटा, ठीक है, तो अगेन लक्ष्मीकांत इज अ वेरी गुड बुक, आप वहां से स्क्रैच से शुरू कर सकते हो। जसप्रीत भाई, हम इसको हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, ठीक है। यस, हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, अपन इसको फोकस अच्छे से पढ़ेंगे तो अपना ये कंप्लीट हो जाएगा। श्रेया, अभी हम पीडीएफ, आप हमारा टेलीग्राम का चैनल जो है उसे आप शेयर करो, अभी हम इसको शेयर कर देते हैं उस पर, तो आप वहां से इसको डाउनलोड करके इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। अच्छा, आई थिंक, ओके ओके, परमप्रीत जी, आई रिवाइज द कॉन्सेप्ट, थैंक यू। सेजल, कल का जो टाइम है दैट इज 4:30 PM इट्स, यही सेम टाइम है, ठीक है, एंड द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वी विल डील। शिवम, इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा, मैं अभी डाल देता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। ये चीज, थैंक यू सौम्या, थैंक यू वेरी मच। यस, पटवारी जी, इट वाज द ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट, लेकिन 1946 में ही वाज अ प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बट नॉट ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अलग थी बेटा, इंटरिम गवर्नमेंट जो बनी थी वो फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर उनको बनाया गया था। और उसके 1947 में प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी बनी। प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जो हेड थे, द प्रेसिडेंट थे, दैट वाज मिस्टर जीवी मवलंकर, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनाया गया। कोई बात नहीं सौम्या, अभी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। वैसे खाली अगर आप लेक्चर को सुनोगे और देखोगे भी ना तो भी उससे काम हो जाएगा।
विलास राउत मेरे टेलीग्राम ग्रुप चैनल पर मिलेगा। मैं अब आप सब्सक्राइब कर लो, मैं भी डालूंगा थोड़ी देर में उसको। बिल्कुल अपन बिल्कुल कंप्लीट करेंगे प्रभाकर। सर लास्ट टॉपिक दोबारा जो आपने पेन से समझाया प्लीज, पेन से मैंने क्या समझाया वो तो भैया मैंने सिंपल एक डिक्टेटर और जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसको हमने स्टैब्लिश किया, बेटा धीरे धीरे अभी हम लोग पढ़ेंगे ना अगले लेक्चर तो उसमें भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये चीज भैया जाइएगा नहीं, अभी हम लोग इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यस, ये आ गया हमारा पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर। ठीक है, टेलीग्राम लिंक है। मैं इसमें शेयर कर देता हूँ टेलीग्राम लिंक। ठीक है, ये लो। यस, इसका आंसर दीजिए। अभी हमने पढ़ा है पूरा, और जिसने भी अच्छे से इसको देखा है पूरे सेशन को अच्छे से, तो वो इसका आंसर बड़े आसानी के साथ दे देगा। यस, और जो सिर्फ गप्पे लगाने में लगा था उसको थोड़ी सी दिक्कत आएगी। दिस आई नो। यस भैया, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ प्लीज बी हैव पेशेंस, बी कंसिस्टेंट एंड बी अटेंटिव। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो भैया पहले का आंसर दीजिए, कम ऑन। परमप्रीत बोलते हैं 1833। डाउट्स तो मैं साथ ही साथ में क्लियर कर रहा हूँ। प्लीज गिव योर आंसर। बी 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 पटवारी जी बोलते हैं बी, प्रभाकर बोलते हैं बी, शिरीषा, शिरीषा ए एंड जसप्रीत बी, बी बी यस। Which of the following act was an all law making authority vested in the Governor General Council? That was the Act of 1833। बिल्कुल, पहली बार गवर्नर जनरल काउंसिल को लॉ मेकिंग अथॉरिटी इसी एक्ट के थ्रू मिला था। ये करेक्ट आंसर है। वेरी गुड, जिस सोच के आपने सुना, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड, consider the following statement with regard to the provisions of the Pitt's India Act 1784। yes, बिल्कुल सही। Yes, consider the following statement of the Pitt's India Act with regard to the provisions of the Pitt's India Act 1784। The rights of the East India Company to territorial possessions was curtailed। The Act established a board of control consisting of 6 commissioners। The Governor General and Council were made subordinate to the British government। The presidencies of Madras and Bombay became subordinate to the presidencies of Bengal in all matters of administration। Which of the above statement is or are not correct? Yeah, Parvati, what is the difference between act and article? देखो भैया, एक्ट जो है, आर्टिकल, these are the provisions given in the constitution, इसे हम लोग बोलते हैं आर्टिकल। ठीक है, एक्ट जो है, these are the law made by the parliament। ठीक है, उसे हम लोग एक्ट बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ एक्ट, आर्टिकल इज नॉट अ एक्ट, बट ऑल एक्ट्स डिराइव देयर पावर फ्रॉम द आर्टिकल्स। ठीक है, वेरियस प्रोविजंस गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, ये चीज। तो अभी आया बी बी बी, टू का डी, सेजल बोलते हैं टू का डी, 1 and 4 नॉट करेक्ट। ओके, टू का डी, सेजल ने बोला, विजय एंटिल ने बोला बी, सौम्या बी, देन चैत्रा बी, टेक्नो बी, विलास राउत टू ओनली। ओके, बी। चलो देखते हैं। एक्ट, द पिट्स इंडिया एक्ट 1784, पहला स्टेटमेंट, द राइट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी टेरिटोरियल पोजेशंस वाज कर्टेल्ड। भैया कब रोका इसको? तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, यस, तो बी तो होगा ही नहीं आंसर इसका। अब आ गया ए और डी। कर्टेल तो कभी नहीं किया, इसके बाद का वॉर भी लड़ी कंपनी ने, बिल्कुल वॉर लड़े भी और बहुत सारे टेरिटरीज ऑक्यूपाई भी करे। द एक्ट एस्टैब्लिश्ड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल कंसिस्टिंग ऑफ 6 कमिश्नर्स। यस, इट वाज डन। ठीक है, द गवर्नर जनरल एंड काउंसिल वाज मेड सबऑर्डिनेट टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। यस, इट वाज डन। द प्रेसिडेंसीज ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे बिकेम सबऑर्डिनेट टू द प्रेसिडेंसीज ऑफ बंगाल इन ऑल मैटर्स, इन ऑल मैटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। देखो भैया, यहाँ पे वर्ड क्या आया, इन ऑल मैटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। नो, तो इसका आंसर है डी। सौम्या का आंसर एकदम सही था, नहीं सेजल का आंसर एकदम सही था, सेजल ने जो स्टार्टिंग में दिया। ठीक है, यस, और उसके बाद प्रभाकर ने दिया, तो उनका आंसर भी सही था।
सो एंड अंजन रॉय, इनका भी आंसर एकदम करेक्ट था। एंड एट लास्ट बीजू गोगोई, डी इज द राइट ऑप्शन। इसीलिए यस, डी इज द राइट ऑप्शन, द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following statement. The Charter Act of 1813 abolished the monopoly of the East India Company in Indian trade. भैया क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ते हम सभी हैं लेकिन फिर भी गड़बड़ कर देते हैं, है ना। बहुत मोटी मोटी किताबें हो गई हैं आजकल, है ना। ये चीज हम लोग गड़बड़ कर जाते हैं कभी कभी, तो प्लीज इसीलिए क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 एबॉलिश द मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडियन ट्रेड। The factories established by the East India Company were the foreign trading stations. The East India Company the East India Company tried to get territorial power in India because the local rulers failed to administer the country properly. In the early 19th century, the company's territorial earnings exceeds its commercial earnings. Which of the above statement is or are wrong? ठीक है, is or are wrong। भैया टेक्नो ब्रेन भैया क्या कर रहे हो भाई, मतलब एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर ऐसी बातें करोगे, इट्स नॉट गुड। ठीक है, इट्स नॉट गुड टेक्नो भैया। ठीक है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन प्लीज गिव आंसर डी। परमप्रीत बोलते हैं डी, यानी कि विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज और आर रॉन्ग। ओके, चलिए एक आंसर आया डी, यानी कि फोर्थ ओनली इज द रॉन्ग। प्रभाकर कुमार बोलते हैं सी, सी, सी। अब डी, ओके, विलास राव डी, सेजल बोलते हैं सी। चलो इसका आंसर देखते हैं। द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 abolished the monopoly of East India Company. Yes, it abolished, not completely, but yes, in Indian trade. यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ इन इंडियन ट्रेड, ठीक है। कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली विद द ईस्ट इंडीज, ये नहीं लिखा हुआ है। तो यस, इंडियन ट्रेड में 99% तो था, खाली टी रह गया था, लेकिन फिर भी यस, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, ये स्टेटमेंट एब्सोल्युटली राइट है। द फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश्ड बाय द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर द फॉरेन ट्रेडिंग स्टेशंस, बिल्कुल ये भी सही है। ठीक है, ये भी सही है। East India Company to get territorial power in India because the local rulers failed to administer the country properly. क्या ये सही है? Whether it is correct or not? No, it is not. ठीक है, they were not failed to administer the country properly. ये गलत है ये statement. In the 19th century, the company's territorial earning, 19th century यानी कि क्या हुआ, 1800s. Yes, 19th century का मतलब होता है 1800. ठीक है, ये मिलेनियम चालू हो गया। टेरिटोरियल अर्निंग वाज मोर देन इज कमर्शियल अर्निंग, बिल्कुल सही भैया। लैंड रेवेन्यू सिस्टम, इसको कहाँ ले जाओगे, ये भी था। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट भी सही है, तो सिर्फ 3 गलत है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये चीज ओके। नेक्स्ट, सर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शंस इन इंडिया? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन इन इंडिया? यस, which of the following act introduced the principle of elections in India? वेरी गुड पार्वती, वेरी गुड डी। यस, मैंने बताया था आपको 1919, डी एब्सोल्युटली करेक्ट, डी यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, statutory recognition to the portfolio system was accorded by statutory recognition to the portfolio system was accorded by। इसका जो आंसर होगा दैट इज द सी,
ठीक है, यस 1861 हर्षवर्धन, बिल्कुल सही बेटा। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 ये सही आंसर है। पोर्टफोलियो सिस्टम ये यहीं से स्टैब्लिश किया गया था। डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, यस कम ऑन, डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। फिफ्थ का ए नहीं है सेजल, फिफ्थ का सी है 1861। बेटा इलेक्शन मतलब डायरेक्ट इलेक्शन ही हम लोग हमेशा कंसिडर करेंगे इसको चैत्र, ठीक है। चैत्रा ऑलवेज वी विल कंसिडर इज अ डायरेक्ट इलेक्शन, नॉट द इनडायरेक्ट इलेक्शन, जब क्वेश्चन आएगा तो। ठीक है, डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। 1919 बिल्कुल सही, परमप्रीत हर्षवर्धन, बिल्कुल सही। बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया आई थिंक so, yes sorry, the governor general of Bengal became the governor general of India by, the governor general of Bengal became the governor general of India by, yes governor general of India became the governor general of India by। वेलकम अंजिता, वेलकम वेलकम टू द क्लास, यस बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट, है ना। मेरा टेलीग्राम ग्रुप आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, t.me, जिसने नहीं किया है। यूपीएससी अमित मोदी, यस मैं अभी इसका पीडीएफ शेयर कर दूंगा इस ग्रुप पर, ठीक है। इस लेक्चर का पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। ये चीज, इसका आंसर दीजिए, द गवर्नर जनरल, यस 8 का डी, ओके करेक्ट आंसर 8 का डी, द चार्टर एक्ट ऑफ 1833, यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, इट बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। वेल विच एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ इंडियन अफेयर्स बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट? Which act provided for the direct control of Indian affairs? Yes, direct control of Indian affairs by the British government. 9th का A, provided for the direct control of Indian affairs by the British government. Yes, बिल्कुल सही, चार्टर एक्ट ऑफ 1858, ठीक है। चार्टर एक्ट नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858, डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द इंडियन अफेयर्स, ठीक है। नेक्स्ट, द फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 इंक्लूड्स, the features of Government of India Act, Government of India Act of 1852. Yes, बिल्कुल बेटा। अनुराग, I will cover quality and IR both. The features of Government of India Act of 1858 includes replacement of company rule by the Crown, establishment of Board of Control over the Court of Directors, reaffirmation of the system of open competition, separating the legislative and executive functions of the Governor General, creation of a new office of the Secretary of State for India. Yes, क्या रहेगा इसका आंसर? इसका जो राइट आंसर रहेगा, देखो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, यस रिप्लेसमेंट इट वाज देयर, कंपनीज रूल बाय द क्राउन रूल, द रिप्लेसमेंट वाज देयर, ठीक है। नाउ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल ओवर द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये था 1784 के एक्ट से, तो ये 58 के एक्ट से नहीं आया, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया।
ठीक है। रीअफर्मेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन ये 1853 के एक्ट में भी था, ठीक है। तो इसलिए रीअफर्मेशन ये यहाँ पर नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। सेपरेटिंग द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द गवर्नर जनरल ये भी गलत है, बिकॉज इट वाज इन द 1853 एक्ट। क्रिएशन ऑफ द न्यू ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया ये सही है, तो इसलिए इसका आंसर सी होगा 1 एंड 5, ठीक है। इसलिए इसका आंसर होगा सी 1 एंड 5। गॉट इट, ये चीज समझ गए भैया। तो ये है हमारे क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, आज हमने जाना पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये समरी है आज के लेसन का, फ्रॉम 1773 से 1947, यानी कि रेगुलेटिंग जो एक्ट है वहां से लेके इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट तक हमने ये सारी चीजें पढ़ी हैं, ठीक है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट तक सिर्फ हमने एक बेसिक बैकग्राउंड बनाया कि भैया किस तरीके से हमारे यहाँ जो सिस्टम है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो सिस्टम है वो डेवलप हुए, ठीक है। और हमने कहा से ये सारी चीजें, कल वाले सेशन में हम लोग पढ़ेंगे द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो कैबिनेट मिशन प्लान आया था वो, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फिर इंडिया का इंडिपेंडेंस एक्ट पास होता है, उससे फिर हमने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आया, इस तरीके से हमने वो पास किया, ठीक है। और कौन कौन से फीचर्स हमने कहां कहां से लिए हैं, ओके, ये चीज। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। आपको अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर एज मच एज यू कैन। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, मैं अभी इसका पीडीएफ जस्ट अभी थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा, तो आप उसके लिए इसको सब्सक्राइब कर सकते हो, इस टेलीग्राम चैनल को। एंड अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है अन अकेडमी का, ठीक है, सब्सक्रिप्शन लेना है तो यूज दिस कोड अमित मोदी, जिससे आपको मैक्सिमम 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर कोई क्वेरी हो आपकी 9479812018, ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप इस पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। कल भी हम लोग मिलेंगे 4:30 बजे। यस, कल भी हमारी क्लास रहेगी, वो 4:30 PM पर ही रहेगी, ठीक है। देखिए परसों की क्लास का टाइमिंग फिर हम आपको कल बताएंगे। ओके, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस